सभी कहते थे कि मैं तियानदो साम्राज्य का हीरो हूँ, पर कोई नहीं जानता था कि हर इंसान को मारकर मैं और ताकतवर होता जा रहा था। वाइट कपड़े खून से लाल धारियों में रंग चुके थे। लाशों के पहाड़ पर खड़ा मैं चंद्र ग्रहण के वक्त जन्मी तलवार से मिल रही जबरदस्त जीवन शक्ति महसूस कर रहा था। 17 साल का रेड डोलो, ये क्या चीज है? इस जंग का पूरा फायदा पचा लिया ना, तो फैंग्ड डोलो बनना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी मैं सोच रहा था कि शे ये से और मौके कैसे मांगूं। तभी खबर आई, मालिक, राजमहल से खबर है, तीसरे राजकुमार की बीमारी से मौत हो गई। एक सैनिक ने लुओ ली के पास आकर धीरे से कहा। लुओ ली सब समझ गया, ये चेन रेन शुए सच में शांत बैठने वाला नहीं है। दूसरे राजकुमार के बाद अब तीसरा भी गया। शे ये का उस पर शक करना भी गलत नहीं था। हालांकि शे ये को बस थोड़ी चिंता होगी, शे छिंग ह और पर कोई एक्शन नहीं लेगा। आखिर रॉयल फैमिली ऐसी ही होती है। शे ये चाहता था कि कोई ऐसा राजकुमार हो जो उसकी गद्दी संभाल सके, चाहे वो कितना भी बेरहम क्यों न हो। जब तक साम्राज्य संभाल सकता है, ये छोटी मोटी बातें कोई मायने नहीं रखती। लुओ ली का चेन रेन शुए से पंगा लेने का कोई इरादा नहीं था। पीछे लुओ परिवार जैसा 7 बड़े हुनशे परिवारों में से एक था। खुद भी हुनदोलो लेवल की ताकत रखता था। हुनशे दुनिया में उसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन चेन रेन शुए की बैकग्राउंड के सामने वो कुछ भी नहीं था। आखिर उसके पीछे पूरा वुहुन हॉल था, ऊपर से चेन दाओ ल्यू जैसा लिमिट डोलो भी। जब तक चेन रेन शुए उसके दुश्मनों को मारकर लेवल बढ़ाने में दखल नहीं देता, लुओ ली को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो तियानदो रॉयल फैमिली में क्या कर रहा है। आखिर उसकी वुहुन की खासियत और टैलेंट देखकर उसके देवता बनने के चांस काफी ज्यादा थे। ऊपर से उसके हाथ में पहले से एक विरासत भी थी। चुपचाप ग्रो करके गॉड बनना बुरा थोड़ी था। लुओ ली अपनी किस्मत में कोई मैं कैरेक्टर वाला प्रोटेक्शन है या नहीं, ये गैम्बल नहीं करना चाहता था। इस बार लौटकर चेन रेन शुए से अपना वादा किया। युद्ध पुरस्कार लेने के बाद उसने फिलहाल जंग रोक दी। इस बार की लड़ाई में उसने जरूरत से ज्यादा लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर ली थी, जिसे डाइजेस्ट करने में वक्त लगना था। ज्यादा किलिंग से बनी किलिंग इंटेंट की उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो पहले ही किलिंग सिटी जा चुका था और थांग युए हुआ के नोबल डोमेन की मदद से उसे कंट्रोल करना सीख चुका था। लेकिन लुओ ली ऐसा सोच रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी ऐसा सोचें। तियानदो सिटी, क्राउन प्रिंस का ईस्ट पैलेस। नकली क्राउन प्रिंस शे छिंग का रूप बनाए बैठी चेन रेन शुए हाथ में आई रिपोर्ट देखकर परेशान थी। उसने अपनी लंबी उंगली से भौहों के बीच दबाया और धीरे से बोली, लुओ ली। खबर बहुत सीधी थी। व्हाइट क्लॉथ वॉर गॉड लुओ ली फिर से जीत कर लौट आया था। लुओ ली से चेन रेन शुए अनजान नहीं थी। प्रिंस शे छिंग की पहचान की वजह से वो उससे कई बार मिल चुकी थी। चेन रेन शुए को मानना पड़ा कि जितने लोगों को उसने देखा था, उनमें वो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था। सिर्फ उसकी मिलिट्री टैलेंट ही नहीं, उसकी कल्टीवेशन टैलेंट भी खतरनाक थी। यहाँ तक कि खुद को गॉड लेवल मार्शल सोल और जन्म से लेवल 20 सोल पावर वाली जीनियस मानने वाली चेन रेन शुए भी उसके सामने खुद को फीका महसूस करती थी। सिर्फ 17 साल की उम्र, खुद से भी छोटा, लेकिन कल्टीवेशन उससे बहुत आगे, सीधे डरावने सोल डुलुओ लेवल पर। ऐसी अनमैच्ड टैलेंट ने घमंडी चेन रेन शुए का ध्यान खींचना ही था। उसने एक नहीं कई बार लुओ ली को इनवाइट किया था, लेकिन लुओ ली ने कभी जवाब नहीं दिया, हमेशा दूरी बनाकर रखी। इसलिए चेन रेन शुए सिरदर्द में थी। अब पूरे तियानदो साम्राज्य में उसे सबसे ज्यादा चिंता इसी व्हाइट क्लॉथड वॉर गॉड की थी। आर्मी का नंबर 1 आदमी, उसकी अहमियत बिल्कुल अलग थी। अगर उसने कॉशियस चौथे राजकुमार को सपोर्ट कर दिया तो अभी इतनी स्मूथली चल रही उसकी गेम शायद हाथ से निकल जाती। लेकिन वर्शिप हॉल की किसी फूहो डोलो से उसे दबाना भी वो नहीं चाहती थी। इतनी रेयर टैलेंट वाला इंसान अगर उसके काम न आए तो सच में अफसोस की बात थी। उसने अपनी मुट्ठी हल्के से भींची और मन ही मन तय कर लिया, वो उस आदमी को हर हाल में अपने साथ मिलाएगी। पतझड़ की ठंडी हवा जंगल के पत्तों से टकरा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शरीर की सोल पावर अब खत्म होने लगी है। ऐसे ही चलता रहा तो पावर खत्म होते ही भागना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी निराशा में अचानक उसकी नजर सामने सफेद रंग पर पड़ी। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। झू झूछिंग ने इंस्टिंक्टिवली उसी तरफ दौड़ लगा दी। उसका पीछा कर रहे लोग भी तुरंत पीछे दौड़े। आधे रास्ते में झू झूछिंग अचानक रुक गई और सामने देखते हुए जड़ हो गई। सेकंड मिस, भागना बंद कर दिया। पीछे वाले लोगों के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। झू परिवार के काम में समझदारी दिखाओ। तो उनकी आवाज अचानक रुक गई। पास पहुंचकर ही उन्हें सामने का नजारा साफ दिख गया। एक सफेद चीज, ये सिर्फ सफेद नहीं था, पूरा सफेद समंदर था। सामने सफेद घोड़े पर सवार एक यंग व्हाइट क्लॉथ जनरल और उसके पीछे 10,000 से ज्यादा व्हाइट आर्मर्ड सोल्जर्स। ये नजारा देखते ही उन्हें समझ आ गया कि सामने कौन है। तियानदो व्हाइट क्लॉथ आर्मी को देखते ही झू झूछिंग का पीछा करने वाले रुक गए। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इस सेना से वो अनजान नहीं थे। स्टार लुओ और तियानदो साम्राज्य के बीच हालात ऊपर से स्टेबल थे, लेकिन छोटी जगहों पर झड़पें होती रहती थीं। कभी कभी छोटी जंग भी छिड़ जाती थी और व्हाइट क्लॉथ आर्मी स्टार
स्टार लुओ साम्राज्य का सबसे बड़ा सिरदर्द थी। ओवरऑल ताकत में स्टार लुओ तियानदो से भी मजबूत था, आर्मी की स्ट्रेंथ में भी, लेकिन व्हाइट क्लॉथ आर्मी एक एक्सेप्शन थी। इस यंग व्हाइट क्लॉथ जनरल के नेतृत्व वाली सेना ने ऐसी ताकत दिखाई थी जो तियानदो की बाकी आर्मी से बिल्कुल अलग थी। व्हाइट क्लॉथ आर्मी और स्टार लुओ की सेना के बीच 5 बार भिड़ंत हुई थी और हर बार स्टार लुओ बुरी तरह हारा था। झू झूछिंग का पीछा करने वालों में सबसे ताकतवर भी बस सोल भाई साहब, सामने वाले ज्यादा से ज्यादा सोल किंग ही थे। व्हाइट क्लॉथ आर्मी को देखते ही भला वो कोई जल्दबाजी कैसे कर सकते थे। ये नजारा देखकर लुओ ली भी एक पल को रुक गया। काले कपड़े, बिल्ली जैसी लड़की, ये तो झू झूछिंग है। कहानी जानने वाला लुओ ली तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। सोचा नहीं था बस आर्मी लेकर वापस लौटते हुए भी मैं कैरेक्टर्स के किसी आदमी से टकरा जाएगा। ये हालत देखकर लगता है झू झूछिंग स्टार लुओ एम्पायर से भागने वाली है। झू झूछिंग की नजर भी आर्मी के सबसे आगे खड़े उस खूबसूरत देवता जैसे व्हाइट क्लॉथ ड्वॉर गॉड लुओ ली पर पड़ी। उसने अपने पिता नेदरवर्ल्ड ड्यूक के मुंह से ये नाम कई बार सुना था। पिता के स्टडी में उसकी तस्वीर भी देखी थी। व्हाइट क्लॉथ आर्मी और स्टार लुओ एम्पायर की 5 लड़ाइयों में से एक की कमान उसके पिता नेदरवर्ल्ड ड्यूक ने संभाली थी। नतीजा फिर भी बुरी हार था। उसके पिता को इसी वजह से करीब आधे साल तक घर में बंद रहकर चोटें ठीक करनी पड़ी थीं। नेदरवर्ल्ड ड्यूक अक्सर कहता था, ये लड़का सच में बेमिसाल है। सिर्फ 17 साल की उम्र की वजह से झू झूछिंग पर उसकी छाप और भी गहरी थी। कभी कभी वो सोचती थी अगर उसका लगभग इसी उम्र का मंगेतर भी इस व्हाइट क्लॉथ ड्वॉर गॉड जैसी ताकत रखता तो क्या सब कुछ ऐसा ही होता। झू झूछिंग के मन की बात से अनजान लुओ ली ने बस नजर हटा ली। उसे किसी और के मामले में पड़ने का कोई शौक नहीं था। झू झूछिंग ओरिजिनल मैं कास्ट की थी, लेकिन उससे उसे क्या लेना देना। मैं कैरेक्टर हो या कोई और, लुओ ली को कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस रास्ते में मिले अजनबी को बचाने की उसकी कोई वजह नहीं थी। उधर झू झूछिंग का पीछा कर रहे लोग भी बुरी तरह फंस गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह व्हाइट क्लॉथ ड्वॉर गॉड मिल जाएगा। उन्हें हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। आखिर तियानदो और स्टार लुओ के रिश्ते कोई दोस्ताना तो थे नहीं। उन्हें भरोसा नहीं था कि लुओ ली बीच में नहीं पड़ेगा। आखिर उनका नेदरवर्ल्ड जू फैमिली और स्टार लुओ एम्पायर से रिश्ता मामूली नहीं था। नेदरवर्ल्ड जू फैमिली को नुकसान पहुंचना पूरे स्टार लुओ के लिए बड़ा झटका होता। थोड़ी देर सोचकर एक आदमी धीरे धीरे आगे आया। सामने बिना किसी इमोशन के खड़े लुओ ली को देखकर, जिसका मन पढ़ना मुश्किल था, उसने कहा, व्हाइट क्लॉथ मार्किस, ये जू फैमिली का प्राइवेट मैटर है, रास्ता देने की कृपा करें। किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता लुओ ली लोगों को लेकर जाने ही वाला था कि बगल में खड़े डिप्यूटी जनरल ने गुस्से में धीरे से कहा, ये नेदरवर्ल्ड जू फैमिली वाले हद कर रहे हैं। ये तियानदो की जमीन है। हमारे इलाके में खुलेआम किसी का पीछा करके मारने आए हैं और ऊपर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। बस इतना सुनते ही लुओ ली का फैसला बदल गया। बात सही थी। उसे झू झूछिंग के मामले से कोई मतलब नहीं था। ये भी फर्क नहीं पड़ता था कि स्टार लुओ की ये अनजान सेकंड मिस उसकी वजह से यहाँ मरती है या नहीं। लेकिन जैसा डिप्यूटी ने कहा, ये तियानदो की जमीन थी। अगर स्टार लुओ जू फैमिली वाले तियानदो में खुलेआम किसी को मारने लगे, वो भी उनकी आंखों के सामने, तो ये ठीक नहीं था। तियानदो रॉयल फैमिली के घिनौने काम देख चुके लुओ ली को इस देश के बड़े लोगों से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन अपने सोल्जर्स की फीलिंग्स को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। अगर वो अभी जाने का ऑर्डर देता, व्हाइट क्लॉथ आर्मी की डिसिप्लिन के हिसाब से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन अंदर से बुरा जरूर लगता। आखिर लुओ ली एक ट्रांसमिग्रेटर था। उसके सोल्जर्स असली इसी दुनिया के लोग थे। इस देश को लेकर उनकी फीलिंग्स अलग थीं। वो उसके साथ खड़े थे, तो बिना वजह उन्हें अंदर से कुंठित करने का उसे कोई हक नहीं था। ये सोचकर लुओ ली ने मन बना लिया, वो जाने वाला नहीं था। शाम की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे उठी और उसके सफेद कपड़ों पर चमकने लगी। लुओ ली ने सामने वालों को ठंडी नजर से देखा और बोला, अगर मैं मना कर दूं तो? हवा चली, सफेद कपड़े लहराए। अपने जनरल का फैसला सुनते ही व्हाइट क्लॉथ आर्मी के सोल्जर्स के मन की बात खुल गई। तलवारें एक के बाद एक म्यान से बाहर निकली। ठंडी धारें स्टार लुओ जू फैमिली वालों की तरफ तन गईं। बस लुओ ली के एक ऑर्डर की देर थी। सब बिना सोचे सामने वालों को काट डालते। बैटलफील्ड में तपे व्हाइट क्लॉथ आर्मी की किलिंग इंटेंट से स्टार लुओ जू फैमिली वाले पसीने पसीने हो गए। उन्हें नहीं लगता था कि जिस आर्मी से उनका अपना पेट्रियार्च भी हार चुका था, उससे वो निपट पाएंगे। बिना किसी हेजिटेशन के सब मुड़े और जाने लगे। मिस की किस्मत से ज्यादा उन्हें अपनी जान प्यारी थी। उनमें से एक मन मसोस कर जाते जाते भी पीछे मुड़ा और लुओ ली को धमकी दे गया, व्हाइट क्लॉथ मार्किस, आज की बात स्टार लुओ जू फैमिली याद रखेगा। दुनिया गोल है, फिर मिलेंगे तो हिसाब चुकता करेंगे। ठंडी चमक हवा में लहराई। खून की धार आसमान में लाल गुलाब बनकर फूट पड़ी। एक गोल चीज जमीन पर लुढ़क गई। लुओ ली ने लंबी तलवार वापस खींच ली। सफेद कपड़े बर्फ जैसे चमक रहे थे। अब नहीं मिलेंगे। लुओ ली की आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे ठहरे हुए कुएं का पानी, मानो अभी कुछ हुआ ही नहीं। ये नजारा देखकर बाकी लोगों की रूह कांप गई। बिना एक पल रुके वो लोग गिरते पड़ते दूर भाग गए। लुओ ली ने पीछा नहीं किया।
हाथ की तलवार गायब हुई और उसने नजरें हटा ली। मकसद साफ था, एक को मारकर बाकी को डराना। बाकी भाग गए तो भागने दो। इसे स्टार लुओ एम्पायर के लिए एक ऐसा नुकसान भी माना जा सकता था जिसका जवाब देना आसान नहीं था। तियानदो की जमीन पर स्टार लुओ जू फैमिली ने खुलेआम पीछा करके हत्या करने की कोशिश की थी। मामला उनका इंटरनल हो या कुछ भी, सही तो वो थे नहीं। अभी 5 सोल हॉल की वजह से स्टार लुओ और तियानदो के बीच एक नाजुक बैलेंस था। स्टार लुओ एम्पायर किसी एक असैसिन के लिए ये बैलेंस तोड़ने की गलती नहीं करेगा। बच जाने पर झू झूछिंग ने शुक्रिया के साथ लुओ ली को धन्यवाद दिया। लुओ ली ने हल्का सा सिर हिलाया, बस अपना काम किया। ये सच था, अगर ये तियानदो की जमीन नहीं होती तो वो बिल्कुल बीच में नहीं पड़ता। इतना कहकर वो ज्यादा नहीं रुका, मुड़कर व्हाइट क्लॉथ आर्मी के साथ फिर वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। उस विशाल आर्मी को दूर जाते देखते हुए झू झूछिंग के होंठ हल्के से खुले, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन आखिर कुछ कह नहीं पाई। बस चुपचाप थोड़ी दूरी बनाकर पीछे चल रही थी। सोल सेंट लेवल के डेप्यूटी जनरल शेन बेई की नजर लगातार पीछे चल रही झू झूछिंग पर पड़ी। उसने लुओ ली की तरफ सवालिया नजर डाली। जनरल, वो लड़की अभी भी हमारे पीछे आ रही है। लुओ ली ने सुनते ही पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर झू झूछिंग से टकराई। बिजली छूने जैसी हालत में झू झूछिंग ने तुरंत नजरें हटा ली। उसके मन की बात लुओ ली थोड़ा समझ गया। कोई फिल्मी लव एट फर्स्ट साइट तो बिल्कुल नहीं था। ज्यादा चांस यही था कि उसके आसपास रहना उसे सेफ लग रहा था। ये तियानदो एम्पायर का बॉर्डर एरिया था। सिक्योरिटी कोई खास नहीं थी। जू फैमिली के असैसिन्स छोड़ो, यहाँ रॉबर्स और बंडिट्स भी कम नहीं थे। झू झूछिंग जैसी सेकंड सोल मास्टर अकेली निकले तो डेंजर हो सकता था, लेकिन उनके पीछे रहे तो बात अलग थी। कोई पंडित या रॉबर व्हाइट क्लॉथ आर्मी को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तो यही चाहेंगे कि व्हाइट क्लॉथ आर्मी उन्हें नोटिस ही न करे। रेगुलर आर्मी के सामने ये बंडिट्स ऐसे थे जैसे अंडा पत्थर से टकराए। एक झटके में खत्म, छोड़ो, ध्यान मत दो। लुओ ली ने नजर वापस कर ली। पीछे आना है तो आने दो, वैसे भी हमारे काम में रुकावट नहीं डाल रही। लुओ ली ने नजर हटा ली और उसे भगाने का ऑर्डर नहीं दिया। ये देखकर झू झूछिंग ने राहत की सांस ली और मन में शुक्रिया भी बढ़ गया। जैसा लुओ ली ने सोचा था, झू झूछिंग सच में व्हाइट क्लॉथ आर्मी की प्रोटेक्शन लेना चाहती थी ताकि रास्ते की परेशानी और रिस्क कम हो जाए। अभी अभी अपनी बहन झू झुयुन के भेजे असैसिन्स से बचकर निकली थी। इस वक्त वो किसी डरी हुई छोटी जानवर जैसी थी जिसे बस सिक्योरिटी चाहिए थी। लुओ ली ने उसे भगाया नहीं, चुपचाप पीछे चलने दिया। ऊपर से अभी उसकी जान भी बचाई थी। झू झूछिंग के दिल में उसके लिए कृतज्ञता भर गई। बस दिक्कत ये थी कि अपनी ताकत और स्टेटस के साथ वो लुओ ली का बदला चुकाने के लिए कुछ कर ही नहीं सकती थी। लाल होंठ हल्के से खुले। झू झूछिंग ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर वो किस्मत से जिंदा बची और कभी लुओ ली के किसी काम आ सकी तो चाहे कुछ भी करना पड़े, आज की जान बचाने का एहसान जरूर चुकाएगी। इस तरह वो एक छोटी टेल की तरह लुओ ली की व्हाइट क्लॉथ आर्मी से थोड़ी दूरी पर चलती रही। व्हाइट क्लॉथ आर्मी रास्ता साफ करती आगे बढ़ रही थी, इसलिए कोई बेवकूफ बीच में पंगा लेने नहीं आया। व्हाइट क्लॉथ आर्मी की स्पीड आम आर्मी से काफी ज्यादा थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि झू झूछिंग पीछे रह जाए। आखिर वो एजिलिटी अटैक सिस्टम की ग्रैंड सोल मास्टर थी, ट्रैवल स्पीड में काफी स्ट्रांग थी। व्हाइट क्लॉथ आर्मी भी पूरी तरह सोल मास्टर्स से बनी थी, लेकिन तियानदो एम्पायर की ओवरऑल सोल मास्टर क्वालिटी इतनी हाई नहीं थी। ज्यादातर सोल्जर्स सेकंड और थर्ड रिंग के थे। कल्टीवेशन में झू झूछिंग से बहुत आगे नहीं थे। ऊपर से वो फुल स्पीड में भी नहीं जा रहे थे। ये सुनने में मामूली लगता था, लेकिन असल में काफी रेयर था। आखिर आज की कंटिनेंट फोर्सेज में 5 सोल हॉल को छोड़ दें तो किसी और पावर के लिए हाई लेवल सोल मास्टर्स की पूरी आर्मी बनाना लगभग नामुमकिन था। बड़े किंगडम्स और दोनों एम्पायर्स की आर्मीज में आर्म सोल्जर्स ही सबसे कॉमन फाइटिंग फोर्स थे। काफी देर बाद शाम ढलने लगी। लुओ ली ने कैंप लगाने का ऑर्डर दिया। व्हाइट क्लॉथ आर्मी के पीछे लगातार चल रही झू झूछिंग काफी देर सोचने के बाद लुओ ली की तरफ बढ़ी। डिप्टी जनरल शेन बेई की नजर अचानक अजीब हो गई। चेहरे पर भी मतलब वाली स्माइल आ गई। जनरल, अभी याद आया, कुछ काम बाकी है, मैं पहले निकलता हूँ। हाथ हिलाकर वो उन कुछ स्क्वाड लीडर्स को साथ ले गया जो अभी आराम कर रहे थे और कुछ समझ ही नहीं पाए थे। लॉर्ड शेन, क्या काम है? बुलाए गए लोग घबरा गए। जंग खत्म हो चुकी थी, पेट्रोल करके वापस भी आ गए थे। अब ऐसा क्या काम बचा था? शेन बेई ने बोलने वाले स्क्वाड लीडर के हेलमेट पर हल्की चपत मारी। बेवकूफ, वो लड़की जनरल के पास आ रही है, दिख नहीं रहा? तो थप्पड़ खाया। स्क्वाड लीडर अब भी कंफ्यूज्ड था। शेन बेई ने बेबस होकर साई किया। उसके भाई इतने स्लो क्यों थे? आवाज धीमी करके शेन बेई टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, तुम लोगों को नहीं लगता हमारे जनरल की भी शादी की एज हो गई है? ये सुनते ही इन रफ सोल्जर्स को भी बात समझ आ गई। लॉर्ड शेन, मतलब वो लड़की हमारे जनरल को पसंद करने लगी है? नहीं यार, ऐसा कैसे? जनरल ने तो उसे बस एक बार देखा है। शेन बेई ने एक उंगली हिलाई। तुम लोग ये नहीं समझे हमारे जनरल कौन है? तियानदो के ऑफिशियली सबसे हैंडसम आदमी, अनगिनत लेडीज और यंग गर्ल्स का ड्रीम मैन, ऊपर से जान बचाने का एहसान और जनरल का इतना हैंडसम होना। लव एट फर्स्ट साइट होना तो नॉर्मल है। शेन बेई की कॉन्फिडेंस भरी बात सुनकर स्क्वाड लीडर्स ने भोलेपन से सिर हिलाया। बात शायद
सही थी। उधर की बातों से बेखबर लुओ ली ड्राई रैशन खा रहा था। उसने नजर उठाकर सामने आई उस थोड़ी नर्वस ब्लैक क्लोथ लड़की को देखा। कुछ काम है? झू झूछिंग ने अपने हाथ सामने कसकर पकड़ रखे थे। उसने गहरी सांस ली। उसकी छाती हल्के से उठी गिरी। काली आंखों से सामने खड़े व्हाइट क्लॉथ बॉय को देखते हुए बोली, थैंक यू। मुझे पता है आपने सिर्फ इसलिए हेल्प की क्योंकि ये तियानदो की जमीन थी, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। ये सच है। अब मैं जा रही हूँ। आगे कभी दोबारा मिलने का चांस मिला तो आज का एहसान जरूर चुकाऊंगी। साफ सुथरे स्वभाव वाली झू झूछिंग के लिए इतनी लंबी बात कहना ही बड़ी बात थी। लुओ ली को नहीं लगता था कि वो कभी उसका एहसान चुका पाएगी। फिर भी आज की जान बचाने के बदले वो जितना हो सकेगा उसे उस बेवकूफी भरे फेट से मरने नहीं देगा। लुओ ली को अलविदा कहकर झू झूछिंग फिर रास्ते पर निकल गई। उसे इस बार स्टार लुओ एम्पायर छोड़ने का अपना मकसद पूरा करना था। अगर वो नाकाम हुई तो इस पहले से तय मौत वाली जिंदगी से आज के एहसान का बदला चुकाएगी। चांदनी चांदी जैसी थी, आसमान स्याह था। काली पतली परछाई धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। झू झूछिंग की कहानी बस वापसी के रास्ते का एक छोटा एपिसोड थी। उस अनजान लड़की की किस्मत लुओ ली के दिल में कोई हलचल पैदा करने के लिए काफी नहीं थी। व्हाइट क्लॉथड वॉर गॉड अपनी वापसी पर वैसे ही आगे बढ़ता रहा। तियानदो सिटी में तियानदो एम्परर शे ये को काफी पहले ही खबर मिल चुकी थी कि व्हाइट क्लॉथड वॉर गॉड बड़ी जीत के साथ लौट आया है। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि ये अच्छी खबर पूरे शहर में फैला दी जाए। तियानदो सिटी में पूरा तियानदो सिटी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। व्हाइट क्लॉथड वॉर गॉड की जीत के साथ वापसी का स्वागत हो रहा था। शे छिंग के भेष में चेन रेन शुए तियानदो सिटी में क्राउन प्रिंस के अधीन एक ऊंची इमारत पर खड़ी नीचे का नजारा देख रही थी। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं। ये बूढ़ा शे ये आखिर सोच क्या रहा है? व्हाइट क्लॉथ वॉर गॉड की वापसी को शे ये ने इतना बड़ा इवेंट बना दिया था, ये चेन रेन शुए ने सोचा भी नहीं था। वो अच्छे से जानती थी कि व्हाइट क्लॉथ वॉर गॉड व्हाइट क्लॉथ मार्कीज लुओ ली शे ये के लिए हमेशा लव हेट वाला इंसान रहा है। लॉजिक से देखें तो शे ये को उस व्हाइट क्लॉथ मार्कीज से काफी डरना चाहिए था, जिसकी अचीवमेंट्स अब धीरे धीरे एम्परर से भी भारी पड़ रही थी। फिर इतनी धूमधाम से उसका स्वागत क्यों? क्या इस बूढ़े ने व्हाइट क्लॉथ मार्कीज को कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है? चेन रेन शुए की भौहें और सिकुड़ गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि शे ये ने आखिर क्या चाल चली है। पिछले कुछ सालों में उसने कई तरीके आजमाए थे, लेकिन किसी का भी खास असर नहीं हुआ था। योर हाइनेस व्हाइट क्लॉथ मार्कीज, बगल की मेड ने धीरे से याद दिलाया। चेन रेन शुए ने नजर उठाई। तियानदो सिटी के बाहर एक सफेद आकृति सफेद घोड़े पर सवार दिखाई दी। बर्फ जैसे सफेद बाल पीछे सलीके से बंधे थे। चेहरा इतना परफेक्ट कि कोई कमी निकालना मुश्किल था। बिना किसी एक्स्ट्रा डेकोरेशन वाला सफेद आउटफिट उसके शरीर पर अजीब ही रॉयल लग रहा था। ये चेहरा पहली बार नहीं देखा था, फिर भी हर बार चेन रेन शुए खुद को इम्प्रेस्ड होने से रोक नहीं पाती थी। मार्कीज व्हाइट क्लोथड वॉर गॉड। खबर मिलते ही आसपास जमा हुई अमीर घरों की खूबसूरत लड़कियां लुओ ली को देखकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगीं। नजारा ऐसा था जैसे लुओ ली के पिछले जन्म की कोई फैन मीटिंग चल रही हो। अच्छा हुआ शे ये ने पहले से अंदाजा लगा लिया था और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्पेशल गार्ड्स भेज दिए थे, वरना पूरा सीन बेकाबू हो जाता। जनरल आज भी इतने पॉपुलर हैं। डिप्यूटी जनरल शेन बेई और कुछ स्क्वाड लीडर्स ये नजारा देखकर धीरे से भावुक हो गए। व्हाइट क्लॉथ आर्मी के बाकी सोल्जर्स अपने घर लौट चुके थे। सिर्फ ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स लुओ ली के साथ अवार्ड लेने आए थे, वरना सिर्फ ये सुनकर कि व्हाइट क्लॉथ आर्मी इतनी बड़ी संख्या में सिटी में दाखिल हो रही है एम्परर शे ये शायद चैन से नहीं बैठ पाता। लुओ ली ने हल्का सा सिर हिलाया। उधर बैल्कनी से चेन रेन शुए सब देख रही थी। इतनी जबरदस्त पब्लिक सपोर्ट देखकर वो मन ही मन सोचने लगी, क्या बूढ़ा शे ये सच में चैन से सो पाता है? छोड़ो, मुझे भी मिल लेना चाहिए। चेन रेन शुए ने सामने की रेलिंग पर हल्की दस्तक दी और नीचे उतर गई। एम्परर शे ये के भेजे रॉयल गार्ड्स रास्ते में ऑर्डर संभाल रहे थे, इसलिए लुओ ली और उसके लोग आसानी से तियानदो पैलेस पहुंच गए। वेलकम बैक मार्कीज लुओ। एम्परर शे ये रॉयल रोब पहने सामने से आए। लुओ ली ने बिना झुके बिना अकड़ के शांत आवाज में कहा, एम्परर से मिलने में बो नहीं, थ्रोन रूम में भी सीधे एंट्री। ये व्हाइट क्लॉथ मार्कीज लुओ ली का स्पेशल प्रिविलेज था। पूरे तियानदो एम्पायर में सिर्फ वो और जे लॉन्ग ही ऐसी प्रिविलेज रखते थे। सामने खड़े व्हाइट क्लॉथ बॉय को देखते हुए एम्परर शे ये की आंखों में कम्प्लेक्स इमोशन चमका। इतने सालों तक राज करने के बाद भी शे ये ने पहली बार ऐसा अनमैच्ड टैलेंट देखा था। उसके अपने प्रिंसेस तो उसके सामने बिल्कुल फीके लगते थे। यहाँ तक कि सबसे केपेबल क्राउन प्रिंस शे छिंग भी काफी पीछे था। साफ शब्दों में कहें तो अगर शे छिंग में इस लड़के जितनी एबिलिटी होती तो शे ये को बाकी प्रिंसेस के मरने की भी कोई चिंता नहीं होती। वो बिना किसी हेजिटेशन के थ्रोन उसे सौंप देता। एम्पायर को सूटेबल सक्सेसर मिल जाए, बाकी प्रिंसेस मर भी जाएं तो उसे फर्क नहीं पड़ता। शे ये अपनी हेल्थ अच्छी तरह जानता था। ज्यादा समय तक राज करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए एम्पायर के लिए सही फ्यूचर चुनना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसीलिए शे ये की नजर गहरी हो गई। उसे लगा कि कुछ समय पहले लिया गया उसका फैसला सही था। लुओ, सब अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। शे ये जोर से हंसा।
तभी पैलेस गेट से एक और आवाज आई, ब्रदर लुओ, फादर। शे छिंग ह के रूप में चेन रेन शुए सामने आई। चेहरे पर हमेशा वाली सॉफ्ट स्माइल थी। छिंग ह, तुम सही वक्त पर आए, साथ चलो। शे ये की आंखों में हल्का बदलाव आया, लेकिन तुरंत छिप गया। उसे पता था कि चेन रेन शुए यहाँ किसी संयोग से नहीं आई थी। तीनों एक बड़े हॉल की तरफ बढ़े। रास्ते में लगातार मेड्स तरह तरह के डिशेस लेकर अंदर बाहर जा रही थीं। हॉल में बैंक्वेट पहले से लगा था। बुलाए गए मिनिस्टर्स काफी देर से वेट कर रहे थे। शे ये और लुओ ली को आते देख बैठे हुए मिनिस्टर्स तुरंत खड़े होकर झुक गए। शे ये ने हाथ उठाया, सब उठो। चेन रेन शुए ने एक नजर में पूरे हॉल को देखा और सच में चौथे प्रिंस शे बैंग को भी देख लिया। ये आदमी। चेन रेन शुए की नजर ठहर गई। इस बैंक्वेट में शे ये ने किसी प्रिंस को ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया था। शे बैंग नॉर्मली इतना लेजी था कि या तो ब्रथल्स में घूमता या अपने पैलेस में मजे करता। ऐसी वॉलंटरी बैंक्वेट में वो कभी नहीं आता था। आज उसका यहाँ होना चेन रेन शुए को सोचने पर मजबूर कर गया। लगता है ये यूजलेस प्रिंस अभी भी हार नहीं माना। चेन रेन शुए ने शे बैंग को नहीं मारा था। ये कोई मर्सी नहीं थी। एम्परर शे ये ने प्राइवेटली उसे वार्निंग दी थी कि ज्यादा आगे न बढ़े। ऊपर से शे बैंग का बेपरवाह एक्ट सच में चेन रेन शुए को कंफ्यूज कर चुका था। इसलिए उसे लगा कि ये कोई थ्रेट नहीं है। एम्परर शे ये नेचुरली हेड सीट पर बैठा। इस बैंक्वेट का मैं कैरेक्टर लुओ ली उसके बाद वाली सीट पर था। क्राउन प्रिंस शे छिंग ह की सीट लुओ ली से ज्यादा दूर नहीं थी, यानी सक्सेसर के नीचे सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन। इसी रो में एम्पायर का सेकंड रैंक्ड मिलिट्री लीडर और फॉर्मर नंबर 1 मार्शल जे लॉन्ग भी था। साथ में प्रिंस शे बैंग और प्रिंसेस शे के भी थे। बैंक्वेट बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लुओ ली को लगातार कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। सब जानते थे कि इस विक्ट्री के बाद लुओ ली एम्पायर का प्रैक्टिकली नंबर 1 पावरफुल मिनिस्टर बनने वाला था, इसलिए कोई भी उससे रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था। लुओ ली ने किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। 2-4 ठीक लगे लोगों को जवाब दे दिया। बाकी कॉम्प्लीमेंट्स और ड्रिंक्स को लगभग इग्नोर कर दिया। उसकी पोजीशन अब इतनी हाई थी कि वो अपनी मर्जी से चल सकता था। बैंक्वेट धीरे धीरे पीक पर पहुंचा। हल्के हरे कपड़ों में डांसर्स हॉल के बीच खूबसूरती से डांस कर रही थीं। एम्परर शे ये ने वाइन कप नीचे रखा और हल्का सा खांसा। पूरा नॉइसी हॉल तुरंत शांत हो गया। सबकी नजर एम्परर पर टिक गई। सब जानते थे अब बात होगी तियानदो के नंबर 1 पावरफुल मिनिस्टर की। व्हाइट क्लॉथ मार्कीज के साथ एम्परर आखिर क्या करने वाला है, ये शे ये के अलावा कोई नहीं जानता था। इस बार व्हाइट क्लॉथ मार्कीज लुओ ली ने एम्पायर को फिर एक शानदार विक्ट्री दिलाई थी। इतनी बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट के बाद रिवॉर्ड तो बनता ही था। शे ये ने हाथ हिलाया। पीछे खड़ा यूनिच इंपीरियल डिक्री लेकर आगे आया और उसे पढ़ना शुरू किया। उसकी तीखी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आयरन कैवलरी ने धूल और धुआं चीर दिया। तलवारों ने 9 बॉर्डर्स की मिट्टी बचाई। तुम्हारी विजय से माउंटेन्स और रिवर्स कांप उठे। तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंजा। एम्पायर की शांति के लिए तुम्हारे योगदान के बदले व्हाइट क्लॉथ मार्कीस लुओ ली को किंग बनाया जाता है। माउंटेन्स और रिवर्स होंगे इसकी मुहर, सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी। नॉर्दर्न बॉर्डर को हमेशा सुरक्षित रखना। तुम्हारी लॉयल्टी एम्पायर को हमेशा मजबूत रखे। आज से तुम किंग हो। तीखी आवाज हॉल में गूंजती रही। पूरा हॉल शांत था। सच में किंग बना दिया? कई मिनिस्टर्स ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा जरूर था, लेकिन किसी को सच में उम्मीद नहीं थी। व्हाइट क्लोथ्ड मार्कीज लुओ ली की अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हो चुकी थीं कि वो धीरे धीरे एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल नजर आने लगा था। ज्यादातर मिनिस्टर्स को लगता था कि एम्परर शे ये उससे जरूर कॉशियस होगा। उन्हें लगा था कि इस बार भी शे ये कोई दूसरी चीज देकर उसकी अचीवमेंट्स को समहाउ सेटल कर देगा, ताकि उसका इन्फ्लुएंस और न बढ़े। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शे ये ऐसा कुछ करने के बजाय व्हाइट क्लॉथ्ड मार्कीस लुओ ली की इतनी बड़ी लुओ ली को ईसिंग किंग बना दिया गया। पूरे तियानदो एम्पायर में ये अकेला ऐसा केस था। पहले मिलिट्री में अपनी अलग पहचान बनाने वाले जे लॉन्ग को भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। ये फेवर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी से लगाओ। क्या एम्परर को सच में डर नहीं था कि व्हाइट क्लॉथ मार्कीस का पावर जरूरत से ज्यादा बढ़कर उसके मन में रिबेलियन आ जाएगा? आज के तियानदो एम्पायर में उस व्हाइट क्लॉथ आर्मी के अलावा, जो सिर्फ लुओ ली का ऑर्डर मानती थी, 2 और आर्मीज भी उसके कमांड में थीं। टोटल ट्रूप्स करीब 1 लाख तक पहुंच चुके थे। ऊपर से उनमें से एक व्हाइट क्लॉथ आर्मी जैसी तियानदो की अकेली पूरे सोल मास्टर आर्मी थी। अब टेरिटरी देकर किंग भी बना दिया। सीधी बात है, अगर लुओ ली ने जरा भी गलत इरादा किया तो इतनी आर्मी के दम पर अलग किंगडम खड़ा कर सकता था। ऐसी सिचुएशन में लोगों का सोचना लाजमी था कि क्या एम्परर शे ये का दिमाग सच में घूम गया है? मजेस्टी, ये मत कीजिए। जमीन देकर किंग बनाना डिजास्टर को बुलाना है। व्हाइट क्लोथ्ड मार्कीज ने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उसे बस वेल्थ और रिवॉर्ड्स देकर शांत रखा जा सकता था। लेकिन उसे किंग की टाइटल देना बहुत बड़ा कदम है। एक बूढ़ा आदमी जिसने इंपीरियल सेंसर की रोब पहन रखी थी और जिसकी कनपटियों पर सफेदी उतर चुकी थी, एक कदम आगे आया और जोर से विरोध करने लगा। उसका नाम ली बोयन था।
तियानदो एम्पायर का फेमस स्ट्रेट टॉकिंग सेंसर। उसका विरोध लुओ ली से किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं था, उसका नेचर ही ऐसा था। इस सेंसर का ट्रैक रिकॉर्ड भी कमाल का था। उसने क्राउन प्रिंस शे छिंग हे पर भी आरोप लगाए थे कि वो सेकंड प्रिंस के खिलाफ था और रॉयल फैमिली के अंदर भाईचारे को तोड़ रहा था। उसने प्रिंस शे बैंक को भी ब्रथल्स में घूमकर रॉयल डिग्निटी खराब करने के लिए पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था। प्रिंस शे छिंग को भी अब्यूज ऑफ पावर और इलीगल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के आरोप में नहीं छोड़ा था। और अब व्हाइट क्लॉथ मार्किस लुओ ली को जोड़ लो तो उसने एम्परर शे ये को छोड़कर एम्पायर के लगभग हर टॉप पावर को ऑफेंड कर दिया था। कोर्ट में भी वो एकदम अलग चलता था। उसके क्लोज फ्रेंड्स लगभग कोई नहीं थे। आखिर ऐसा एटीट्यूड आगे चलकर खुद के लिए ट्रबल खड़ा कर सकता था। अगर शे ये को इस आदमी की जरूरत न होती, क्योंकि ये वो बातें खुलकर बोल देता था जो एम्परर खुद नहीं कह सकता था और प्राइवेटली शे बैंक जैसे प्रिंसेस को वार्निंग देने का काम करता था, तो शायद ये स्ट्रेट शूटिंग सेंसर कब का किसी एक्सीडेंट में मर चुका होता। लेकिन अब एम्पायर के सबसे पावरफुल व्हाइट क्लॉथ मार्किस को ओपनली किंग बनाने का विरोध करना क्या साफ नहीं दिखाता कि वो व्हाइट क्लॉथ मार्किस पर ट्रस्ट नहीं करता? सब जानते थे कि ये एक्सपेक्टेड था, फिर भी लोग इस सेंसर की हिम्मत देखकर हैरान थे, क्योंकि ये व्हाइट क्लॉथ मार्किस कोई सॉफ्ट और शांत क्राउन प्रिंस शे छिंग हे नहीं था। ये सच में रूथलेस और बदनाम वॉरियर था। इन दिनों उसके हाथों सिर्फ एनिमी सोल्जर्स ही नहीं, तियानदो के कई नोबल्स भी मारे गए थे। सबकी नजरें तुरंत बैंक्वेट में बैठे व्हाइट क्लॉथ मार्किस लुओ ली पर चली गईं। सब देखना चाहते थे कि ली बोयन के विरोध पर उसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन लुओ ली आराम से चेयर पर टिककर बैठा था, हाथ में वाइन ग्लास घुमाते हुए, जैसे ली बोयन की बात से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लुओ ली के इस रिएक्शन ने चेन रेन शुए को भी थोड़ा सरप्राइज कर दिया। उसने धीरे से कहा, ब्रदर लुओ, सेंसर ली की बात। लुओ ली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वाइन ग्लास नीचे रखा, होंठों पर हल्की स्माइल। सफेद बालों की एक लट आंखों के सामने आ गिरी। क्या जवाब दूं? जवाब देने की जरूरत ही क्या है? एम्परर ने फैसला कर लिया है। फैसला कैसे करना है ये भी उन्हीं का अधिकार है। सेंसर ली ने अपनी सीमा पार की है। सच कहें तो लुओ ली को खुद भी समझ नहीं आया था कि शे ये ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया। उसके पास पहले से ही इतना पावर था, ऊपर से अब तियानदो का सबसे बड़ा टाइटल भी दे दिया। लेकिन जब शे ये ने फैसला कर ही लिया था तो इसका मतलब वो पूरी तरह तैयार था। बाकी लोग कुछ भी बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ना था। इसलिए लुओ ली ने ली बोयन को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। उसे पता था रिजल्ट शुरू से तय था। एक छोटा सा सेंसर उसे बदलने की कैपेसिटी नहीं रखता था। ये बात सुनकर चेन रेन शुए पहले एक पल के लिए रुक गई, फिर हंस पड़ी। उसे अब समझ आया कि कुछ चीजों में जवाब देना या न देना दोनों का कोई मतलब नहीं होता। असल प्रॉब्लम ये थी कि क्राउन प्रिंस शे छिंग हे वाली सॉफ्ट पर्सनैलिटी निभाते निभाते उसका असर उस पर काफी गहरा हो गया था। आखिर क्राउन प्रिंस के रूप में चेन रेन शुए लुओ ली की तरह नहीं रह सकती थी कि जरूरत न हो तो पलटकर जवाब भी न दे। दोनों की स्टाइल अलग थी। लुओ ली को मिनिस्टर्स की गॉसिप या पब्लिक ओपिनियन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एम्पायर की जनता की नजर में व्हाइट क्लॉथ मार्किस खुद वॉर गॉड था, युद्ध का देवता। जब तक वो एम्पायर के लिए जीत हासिल करता रहता, लोग उसके सामने सिर झुकाते। इस आइडेंटिटी के कारण पब्लिक ओपिनियन उसे इतनी जबरदस्त छूट देती थी कि कोई इस बात की परवाह नहीं करता था कि लुओ ली ने एटिकेट फॉलो किया या नहीं, उसका बिहेवियर परफेक्ट था या नहीं। जनता की नजर में वॉर गॉड भाई हमेशा बैटलफील्ड में रहता है। थोड़ी बहुत चीजें न समझना नॉर्मल है। छोटी मोटी कमियां अपने आप इग्नोर हो जाती थीं। हालांकि मिनिस्टर्स जानते थे कि लुओ ली कोई मैनर्स न जानने वाला गंवार नहीं था। उसकी पॉलिटिक्स और स्कीम्स पूरे रॉयल कोर्ट में टॉप लेवल की थीं। लेकिन जनता की नजर में व्हाइट क्लॉथ मार्किस के चारों तरफ एक ऐसा प्रोटेक्शन लेयर था कि कोई उसकी छोटी सी भी गलती पकड़ नहीं सकता था। पहले एक सिविल ऑफिशियल ने उसकी एटिकेट को लेकर कंप्लेंट की थी, लेकिन लुओ ली पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उस ऑफिशियल के घर के बाहर एंग्री सिटीजन्स की भीड़ लग गई। हमारे एम्पायर का वॉर गॉड बचपन से आर्मी में है, देश के लिए इतनी बड़ी विक्ट्रीज लाई हैं, और तुम ऐसी छोटी बात लेकर उसके पीछे पड़े हो। कहीं तुम्हारे मन में देशद्रोह तो नहीं? जनता का गुस्सा इतना बढ़ा कि बात पूरे शहर में फैल गई। यहाँ तक कि कुछ स्मार्ट और इन्फ्लुएंशियल रिच गर्ल्स ने उस ऑफिशियल के पुराने क्राइम्स भी निकाल लिए। आखिर में वो जेल पहुंच गया। उसके बाद से किसी ने लुओ ली की एटिकेट को लेकर पंगा लेने की हिम्मत नहीं की। असल में ये पब्लिक इमेज भी लुओ ली ने जानबूझकर बनाई थी। उसे उन बूढ़े मिनिस्टर्स के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस करने का कोई शौक नहीं था। वहीं क्राउन प्रिंस की आइडेंटिटी निभाने वाले चेन रेन शुए को हर वक्त अपने बिहेवियर पर ध्यान देना पड़ता था, ताकि कोई लूप होल पकड़ न ले। इसलिए वो लुओ ली की फ्रीडम देखकर मन ही मन काफी जेलस थी। वाह भाई, एम्पायर में सेम हाई पोजीशन पर होकर भी इसकी जिंदगी कितनी चिल और फ्री है। काफी सख्त एटिकेट वाला ली बोयन। जब लुओ ली ने उसकी मैनर्स पर सवाल उठाया तो उसे चेहरे पर गर्मी महसूस हुई, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। एम्परर शे ये की तरफ हाथ जोड़कर बोला, मजेस्टी, मेरा मानना है व्हाइट क्लॉथ मार्किस को जमीन देकर किंग बनाना सही नहीं है। एम्परर शे ये ने आंखें सिकोड़कर ली बोयन को देखा।
अब तक वो उसे जानबूझकर बोलने देता था। वजह साफ थी, उसकी वजह से कई बातें ऐसी होती थीं जिन्हें एम्परर खुद कहना चाहता था लेकिन सीधे कह नहीं सकता था। इस आदमी का सिर दीवार से टकराने वाला नेचर सच में उसे कभी पसंद आता था, कभी परेशान करता था। एम्परर शे ये ने हाथ हिलाया। इनफ, सेंसर ली, और कुछ मत कहो। मेरा फैसला हो चुका है। अब एक और बात अनाउंस करनी है। एक और? ये सुनकर सारे मिनिस्टर्स एक पल को चौंक गए। व्हाइट क्लॉथ मार्कीज लुओली को जमीन देकर किंग बनाना तो इस विक्ट्री बैंक्वेट का मैं पर्पस था। फिर और क्या बचा था? सिर्फ लुओली, चेन रेन शुए और चुपचाप बैठे 7 ट्रेजर ग्लेजर टाइल क्लैन के लीडर निंग फेंगजी को तुरंत समझ आ गया कि असली गेम अभी बाकी है। वो जानते थे कि एम्परर शे ये ने लुओली को इतनी आसानी से किंग की टाइटल यूं ही नहीं दी थी। इसके पीछे जरूर कोई रीजन था और पूरी संभावना थी कि वो अब आने वाली अनाउंसमेंट से जुड़ा था। एम्परर शे ये के बूढ़े चेहरे पर अचानक एक दयालु स्माइल आई, जैसे कोई साधारण बूढ़ा आदमी हो। उसने लुओ ली की तरफ देखा और धीरे से बोला, किंग लुओ, अब तुम्हारी उम्र भी 17 हो गई है ना? ये सुनते ही मिनिस्टर्स थोड़े खो गए। सबकी नजर बैंक्वेट में बैठे उस सफेद फिगर पर गई और उनके एक्सप्रेशंस बदल गए। हाँ, ये आदमी इतना चमकदार था कि सब भूल ही गए थे कि इसकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है। सिर्फ 17 की उम्र में किंग बन गया। मिनिस्टर्स में टॉप पोजीशन से भी आगे निकल चुका था। ये अचीवमेंट कितनी क्रेजी थी। अब उन्हें एहसास हुआ। जी मजेस्टी। लुओ ली ने हल्का सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एम्परर शे ये आखिर किस बात की तैयारी कर रहा है, लेकिन एम्परर शे ये ने अब असली पॉइंट साफ कर दिया। उसने लंबी सांस ली। 17 की उम्र अच्छी होती है। यही तो शादी और घर बसाने की एज होती है। किंग लुओ, करियर तो तुम्हारा सेट है, क्या शादी के बारे में कभी सोचा? लुओ ली एक पल को रुक गया। अब उसे अंदाजा हो गया कि एम्परर किस तरफ जा रहा है। उसने वाइन ग्लास नीचे रखा और शांत आवाज में कहा, मजेस्टी, फिलहाल मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची। शे ये मुस्कुराया और सिर हिला दिया। ये कैसे हो सकता है? किंग लुओ ने एम्पायर के लिए इतना किया है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, मेरे पास एक रिश्ता है। किंग लुओ को कैसा लगेगा? एम्परर की नजर बैंक्वेट में चेन रेन शुए वाली रो में बैठी प्रिंसेस शे के पर गई। अपने पिता की नजर और अभी की बातें जोड़ते ही शे के मन में एक गैस आया। उसका बर्फ जैसे सफेद चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। ऐसा तो नहीं होने वाला? शेके ने नजरें नीचे कर लीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अंदर से वो खुद को एक्साइटेड होने से रोक नहीं पा रही थी। एम्परर शे ये ने आगे कहा, मेरी बेटी शेके किंग लुओ को काफी समय से पसंद करती है। चूंकि किंग लुओ की भी अभी शादी नहीं हुई है, तो क्यों ना मैं तुम दोनों का रिश्ता तय कर दूं। अगर तुम्हें मेरी बेटी से कोई परेशानी नहीं तो आज ही एंगेजमेंट कर देते हैं। किंग लुओ, क्या कहते हो? एम्परर की बात सुनते ही सब समझ गए कि उसने व्हाइट क्लॉथ मार्कीज को इतनी आसानी से किंग क्यों बनाया था। असली मकसद ये था। ये फैसला एम्परर शे ये ने लुओ ली की विक्ट्री की खबर मिलते ही लिया था। लुओ ली की अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हो चुकी थीं कि उसका पावर अब एम्परर के लिए भी चैलेंज बन गया था। उसे रोकना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। उसके पास व्हाइट क्लॉथ आर्मी थी, करीब 1 लाख ट्रूप्स का एक्चुअल कंट्रोल था। पीछे 7 ग्रेट सोल मास्टर फैमिलीज में से एक लुओ फैमिली थी और खुद वो सोल डुलुओ लेवल का पावर हाउस था। ऐसे में अब उसे दबाना पॉसिबल नहीं था। मान लो इस बार उसकी अचीवमेंट्स को समहाउ टाल भी दिया, अगली बार क्या एम्परर शे ये सच में मानता था कि लुओ ली हमेशा लॉयल रहेगा और कभी गलत इरादा नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। एम्परर आखिर एम्परर था, इतना भोला वो हो ही नहीं सकता था। इसलिए वो लंबे समय से सोच रहा था कि इस अनकंट्रोलेबल और रॉयल फैमिली के लिए डेंजरस फैक्टर से कैसे निपटे। आखिर उसे एक आइडिया आया, अगर लुओ ली को रोका नहीं जा सकता तो रोकना ही क्यों, उल्टा उसे एम्पायर की पावर के पीक तक पहुंचा दो। बदले में बस एक चीज चाहिए थी, लुओ ली प्रिंसेस शेके से शादी करे। इससे फ्यूचर में एम्पायर की पावर फिर भी शे फैमिली के ब्लड लाइन में रहेगी, सिर्फ प्रिंसेस के रास्ते से ही नहीं। अगर लुओ ली शेके से शादी करता तो उनके बच्चे में भी शे फैमिली का ब्लड होगा। बस एम्परर को इतना भरोसा चाहिए था कि लुओ ली आगे चलकर उसके और शेके के बच्चे को थ्रोन दिलाने में सपोर्ट करेगा। फिर उसे लुओ ली को रोकने की कोई जरूरत नहीं रहती। लुओ ली और शेके का रिश्ता पहले से अच्छा था। एम्परर को नहीं लगता था कि लुओ ली इस तरह के फायदे वाले प्रपोजल को रिजेक्ट करेगा। एम्परर ने साफ साफ कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे पता था कि लुओ ली उसकी बात समझ चुका होगा। और सच में ये सुनते ही लुओ ली पूरी सिचुएशन समझ गया। उसकी सिल्वर आंखें हल्की सिकुड़ी। लुओ ली मन ही मन सोचने लगा। वो समझ गया था ये एम्परर शे ये का सिग्नल था। हाँ कहो, किंग बन चुके हो, आगे भी अपनी राह पर चलते रहो और रॉयल फैमिली तुम्हारे काम में दखल नहीं देगी। ना कहो, किंग बनाने का इंपीरियल डिक्री पहले ही जारी हो चुका है। एम्परर उसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन तब शे ये उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करेगा और आगे प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी। उधर शेके ने टेबल के नीचे अपनी छोटी मुट्ठियां कस रखी थीं। उसकी चमकती आंखें लगातार सामने दूसरी सीट पर चुप बैठे लुओ ली को देख रही थीं। मिनिस्टर्स और 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन के लीडर निंग फेंगजी की नजरें भी उसी पर टिक गईं। पूरे हॉल में हर इंसान लुओ ली के जवाब का इंतजार कर रहा था। एम्परर शे ये भी बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं था। वो बस शांत बैठकर लुओ
ली को देखता रहा। करीब 1 मिनट बाद आखिर लुओ ली ने मुंह खोला। उसने एम्परर के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं किया, उसने हाँ कर दी। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। शे के और वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। उसे इस लड़की के लिए थोड़ी फीलिंग्स भी थीं और शे के की फीलिंग्स को भी वो लंबे वक्त से देख रहा था। जब सब कुछ ऐसा ही था तो जैसा एम्परर शे ये ने सोचा था, उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी, बस एक छोटा सा जवाब। लेकिन उसने पूरे हॉल में हर किसी के इमोशंस जोर से हिल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एम्परर शे ये के बूढ़े चेहरे पर शानदार स्माइल आ गई। उसने लगातार कई बार अच्छा कहा। तो फिर तय रहा। मैं अभी एम्पायर की जनता को इस खुशखबरी का ऐलान करवाता हूँ। लुओ ली के हाँ कहते ही एम्परर की आखिरी टेंशन भी खत्म हो गई। दिल पर रखा बड़ा पत्थर आखिर उतर गया। प्रिंसेस शे के का झुका चेहरा खुशी छुपा ही नहीं पा रहा था। जैसा एम्परर ने कहा था, वो लुओ ली को काफी समय से पसंद करती थी। बस लुओ ली इतना ज्यादा चमकदार था कि एम्पायर की प्रिंसेस होकर भी उसे खुद पर शर्म सी आती थी और वो कभी अपनी फीलिंग्स बोल नहीं पाई। अब जब लुओ ली ने एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी, उसकी खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अगर जगह और मौका सही होता तो शायद वो खुशी में उछल पड़ती। वहीं 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल क्लैन के लीडर निंग फेंगजी का एक्सप्रेशन थोड़ा हेल्पलेस था। उसने माथा दबाया, काफी हेडेक हो रहा था। प्रिंसेस शे के अलावा उसकी अपनी छोटी डेविल भी इस व्हाइट क्लॉथ मार्कीज के लिए कुछ ज्यादा ही फीलिंग्स रखती थी। अब लुओ ली और प्रिंसेस शे के की एंगेजमेंट हो गई। पता नहीं उसकी वो छोटी डेविल कितनी हर्ट होगी। ऊपर से वो खुद भी लुओ ली को काफी पसंद करता था और चाहता था कि उसकी बेटी और लुओ ली साथ आएं। उसने सोचा था बाद में प्राइवेटली मैरिज की बात करेगा, लेकिन एम्परर शे ये ने पहले ही बाजी मार ली। निंग फेंगजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये फीलिंग आखिर क्या थी। बस इतना पता था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विक्ट्री बैंक्वेट बहुत स्मूथली खत्म हुआ। कोई अनप्लेजेंट इंसिडेंट नहीं हुआ। व्हाइट क्लॉथ्ड मार्कीज लुओ ली और एम्परर शे ये के बीच कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ। उल्टा लुओ ली को जमीन देकर किंग बनाया गया और प्रिंसेस से एंगेजमेंट भी तय हो गई। व्हाइट क्लॉथ्ड मार्कीज से सीधे एम्पायर के अकेले ईसिंग किंग तक पहुंच गया। जो लोग दोनों के बीच लड़ाई की उम्मीद लगाए बैठे थे और उससे फायदा उठाना चाहते थे, उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। इतना ही नहीं, अब उन्हें अपनी आगे की स्ट्रैटेजी भी फिर से सोचनी थी, क्योंकि आज के बाद लुओ ली की आइडेंटिटी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। एम्परर शे ये के जाने के बाद बाकी मिनिस्टर्स भी एक एक करके निकल गए। आज जो हुआ था उसका असर उन सब पर पड़ना तय था। अब सबको पहले से तैयारी करनी थी। लुओ ली ने वाइन ग्लास रखा और खड़ा हो गया। दूसरी तरफ से लगातार उस पर नजर रख रही शे के भी जल्दी से उठी और छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ आई। लुओ भैया! शे के उसके सामने आकर थोड़ी शर्म से सिर झुका गई। छोटी मुट्ठियां अपनी ड्रेस के किनारे को कसकर पकड़े थीं। अभी अभी एंगेजमेंट हुई थी, इसलिए आज पहली बार वो लुओ ली के सामने अपनी यूजुअल कॉन्फिडेंस खो बैठी थी। शे के! लुओ ली हल्का मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, जैसे एंगेजमेंट हुई ही न हो। उसने हमेशा की तरह हाथ बढ़ाकर शे के सिर पर हल्का सा हाथ फेरा। पहले से शर्माई शे के का चेहरा और लाल हो गया, बिल्कुल टमाटर जैसा। उसके पैर की उंगलियां जमीन कुरेदने लगीं और उसकी आंखें जैसे छोटे छोटे सर्कल्स बन गईं। लुओ भाई, कंग्रेचुलेशंस! चेन रेन शुए पास से आया और दोनों के बीच की ऑकवर्ड सिचुएशन तोड़ दी। शे के का मूड थोड़ा अजीब था। एक तरफ उसे राहत मिली कि चेन रेन शुए के आने से उसकी शर्मिंदगी रुकी, दूसरी तरफ वो अभी वाली फीलिंग खत्म होने से थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी थी। चेन रेन शुए की कंग्रेचुलेशंस पर लुओ ली ने बस हल्का सिर हिलाया। वही ठंडा, डिस्टेंट एटीट्यूड। पूरे थेंतो एम्पायर में बस यही एक इंसान था जिसे लेकर उसे सच में हेडेक होता था। पहले भी यही था। एम्परर शे ये से मिलने वाली परेशानी भी चेन रेन शुए की परेशानी की 10% नहीं थी। उसे इस लड़की को सामने आते देखते ही लुओ ली को सिरदर्द होने लगा। लुओ ली का इतना कोल्ड रिएक्शन देखकर चेन रेन शुए को भी अंदर से गुस्सा आने लगा। क्या वो इतनी खराब थी? शे के से इतना सॉफ्ट और उसके साथ इतना कोल्ड? अगर लुओ ली को उसकी असली सोच पता चलती तो शायद वो आंखें घुमाकर बोलता, मैडम, पहले खुद देखो तुम किस रूप में घूम रही हो। अगर मैं तुम्हारे साथ भी शे के जैसा बिहेव करूं तभी तो प्रॉब्लम होगी। ऊपर से शे के साथ कोई परेशानी भी नहीं थी। इसी वजह से लुओ ली उसके साथ बिना किसी टेंशन के रह सकता था, लेकिन चेन रेन शुए के साथ वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि उसकी आइडेंटिटी पता होने के बावजूद वो उसके साथ शे के जैसा बिल्कुल अलग बिहेव करता था। भैया, लगता है किंग लुओ आपको इग्नोर करना चाहते हैं। शे बैंग की आवाज आई। उसने अभी की पूरी सीन देख ली थी। ये देखकर उसका मूड काफी अच्छा हो गया। इतना तो वो भी समझता था कि आज के थेंतो एम्पायर में लुओ ली की पोजीशन कितनी भारी थी। अगर लुओ ली को शे छिंघे में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो उसके लिए इससे अच्छी बात क्या होती, क्योंकि शे बैंग के हिसाब से लुओ ली को किसी न किसी प्रिंस को सपोर्ट करना ही था। अब प्रिंसेस में शे छिंघे के अलावा बची थी वही। अगर लुओ ली शे छिंघे को सपोर्ट नहीं करता तो फिर ऑब्वियस था कि वो शे बैंग के साथ होगा। एम्पायर के वॉर गॉड और अकेले ईसिंग किंग का सपोर्ट मिल जाए तो शे छिंघे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, क्या वो फिर भी उसकी बराबरी कर पाएगा?
शे बैंग ने लुओ ली की तरफ देखा। चेहरे पर थोड़ी चापलूसी वाली स्माइल थी और साथ में चेन रेन शुए को प्रोवोकिंग नजर भी दी। लुओ भाई, सही बोल रहा हूं ना? मेरा ये बड़ा भाई तो देखने में ही बड़ा फेक लगता है। लुओ ली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे एक डिस्गस्टेड नजर दी। चेन रेन शुए के लिए लुओ ली की दूरी का मतलब था वो ट्रबल नहीं चाहता, लेकिन शे बैंग के लिए वो सिर्फ नफरत थी। हालांकि शे बैंग का फेक बिहेवियर सच में चेन रेन शुए को कंफ्यूज करने का एक कारण था, लेकिन उसके कैरेक्टर का भी इसमें बड़ा हिस्सा था। जो भी हो, उसने जो घटिया काम किए थे वो असली थे। उनमें कई तो बेहद खराब नेचर वाले थे। इसके मुकाबले चेन रेन शुए ने कम से कम अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए लुओ ली का एटीट्यूड उसके लिए सिर्फ डिस्टेंस नहीं बल्कि सीधा डिस्गस्ट था। शे बैंग की वो जलन देखकर लुओ ली ने नेचुरली कोई अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। बेवकूफ! चेन रेन शुए ने शे बैंग को देखकर मन ही मन गाली दी। क्या सच में उसे लगता था कि लुओ ली को किसी एक प्रिंस को चुनकर सपोर्ट करना ही पड़ेगा? अब चेन रेन शुए अपने इस बिना खून के रिश्ते वाले तथाकथित छोटे भाई से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। एम्परर शे ये का बिहेवियर इतना ऑब्वियस था, फिर भी क्या उसे समझ नहीं आया? पहले लुओ ली को जमीन देकर किंग बनाया, फिर अपनी छोटी बहन प्रिंसेस शे के की शादी उसके साथ तय कर दी। इसका मतलब साफ था, एम्परर ने बेसिकली लुओ ली को भी थ्रोन कॉम्पिटिशन में उतरने की परमिशन दे दी थी। अच्छी बात बस इतनी थी कि शे बैंग, वो बेवकूफ, अभी भी खुश हो रहा था। उसे लगा कि लुओ ली उससे दूर रह रहा है, मतलब अब वो सिर्फ उसी शे बैंग को सपोर्ट करेगा। अरे भाई, सामने वाला किसी एक को चुनने के लिए मजबूर ही नहीं है, वो तो खुद इस गेम में उतर सकता है। शे के भी थोड़ी हेल्पलेस थी। उसने चेन रेन शुए जितना आगे तक नहीं सोचा था, लेकिन उसे इतना पता था कि उसके लुओ भैया को इस बेवकूफ भाई से कभी कोई खास लगाव नहीं रहा, और ये भाई साहब फिर भी बेशर्मी से चिपके जा रहे थे। लुओ ली की साफ नफरत देखते ही शे बैंग के चेहरे की स्माइल जम गई। ये सही तो नहीं है ना? शे बैंग थोड़ा कंफ्यूज्ड था। लॉजिक के हिसाब से अगर लुओ ली शे छिंगे के साथ कोल्ड है तो उसे तो शे बैंग को ही सपोर्ट करना चाहिए था, फिर ये उसकी प्लानिंग के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा? दूर से आ रहे प्रिंस शे छिंग ने ये सब देख लिया। इस भतीजे को लेकर वो भी काफी हेल्पलेस था, लेकिन बाकी प्रिंसेस या तो मर चुके थे या खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ शे बैंग बचा था। अगर वो शे छिंगे को सपोर्ट नहीं करता तो शे बैंग के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। चाहे शे बैंग कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, उसे फिर भी इसी को सपोर्ट करना पड़ रहा था। शे बैंग चल! प्रिंस शे छिंग ने बिना कुछ कहे उसे जबरदस्ती वहां से खींच लिया। लुओ ली के चेहरे पर शे बैंग के लिए साफ डिसलाइक था। यहाँ रहकर लुओ ली को अपने साथ मिलाने का तो सवाल ही नहीं था, उल्टा उसे और इरिटेट करने का चांस था। और अगर आगे चलकर लुओ ली और शे छिंगे एक साइड हो गए और पहले शे बैंग को ही निपटा दिया तो असली प्रॉब्लम तब होगी, क्योंकि अभी की सिचुएशन में शे बैंग उन दोनों में से किसी की भी बराबरी नहीं करता था। वो सबसे कमजोर था। कमजोर होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कमजोर होकर भी दुश्मनी मोल लेना तो हद ही थी। प्रिंस शे छिंग के साथ जाते हुए शे बैंग को अभी भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। सोचो, एम्परर ने लुओ ली को किंग बनाने के तुरंत बाद उसकी शादी शे के से क्यों तय की? शे बैंग एक पल को रुक गया। क्या फादर का मतलब समझ गए? प्रिंस शे छिंग ने हल्की सांस छोड़ी। चलो, पूरी तरह बेकार नहीं हो। अब बात समझ आने पर शे बैंग का चेहरा कड़वा हो गया। एक शे छिंगे ही काफी था, अब ये दूसरा किंग लुओ भी आ गया। शे बैंग के जाते ही माहौल थोड़ा हल्का हो गया। इसी बीच 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन के लीडर निंग फेंगजी और स्वॉर्ड डुलुओ भी एक बार आए। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस फॉर्मल तरीके से कंग्रेचुलेशंस देकर चले गए। निंग फेंगजी की मौजूदगी थोड़ी देर रही, लेकिन शे के खासा परेशान थी। अभी अभी लुओ भैया के साथ एंगेजमेंट हुई थी, क्या उन्हें थोड़ी देर अकेले टाइम भी नहीं मिल सकता था? लेकिन चेन रेन शुए की करंट आइडेंटिटी में वो उसका भाई शे छिंगे था। शे के कुछ बोल भी नहीं सकती थी। आखिर चेन रेन शुए उसके साथ सच में अच्छा बिहेव करता था। शे बैंग वाले भाई से तो वो चेन रेन शुए के निभाए हुए शे छिंगे को कहीं ज्यादा पसंद करती थी। लुओ भाई, आपका क्या सोचना है? चेन रेन शुए ने अचानक पूछा। सवाल सुनने में काफी रैंडम था। पास खड़ी शे के कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि चेन रेन शुए अचानक ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन लुओ ली को तुरंत समझ आ गया कि वो असल में क्या जानना चाहती है। उसने सवाल इग्नोर नहीं किया, बस शांत होकर बोला, कुछ नहीं सोचा। लुओ ली की सिल्वर आंखें सामने टिकी थीं, आवाज बिल्कुल काम थी, बस खखा की वजह से और एम्परर को भरोसा दिलाने के लिए। बाकी के लिए प्रिंसेस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपके काम में कोई दखल नहीं दूंगा। ये लुओ ली की सच्ची बात थी। उसे थेंतो एम्पायर की पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये किंग का टाइटल भी एम्परर शे ये खुद न देता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो हुआ उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। और एम्परर की शादी वाली बात मानने की 2 वजह थी। पहली, उसका शे के साथ रिश्ता पहले से अच्छा था। दूसरी, एम्परर को एक अश्योरेंस देना था ताकि बाद में वो बेवजह उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट न करे। बाकी चीजों से लुओ ली को सच में कोई मतलब नहीं था। उसे थ्रोन के लिए लड़ने की भी कोई इच्छा नहीं थी। आखिर इस दुनिया में सुपर नेचुरल पावर मौजूद थी, ऐसे में वर्ल्डली पावर कभी अल्टीमेट नहीं हो सकती। तीनों एम्पायर्स के रूलर्स के पास भी क्या था, फिर भी उन्हें लिमिट डुलुओ लेवल के लोगों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ तक कि सुपर डुलुओ के सामने भी उन्हें कई बार पीछे हटना पड़ता था, वरना एक ऐसा व्यक्ति जो टाइटल डुलुओ में भी नीचे गिना जाता था
वो थेंतो एम्पायर में इतनी अलग स्टेटस में नहीं रहता। ऊपर से लुओ ली के पास असुरा गॉड की इनहेरिटेंस भी थी। इक्लिप्स लाइफ सॉर्ड की एबिलिटी के साथ वो लगातार खुद को अपग्रेड कर सकता था, जब तक आखिरकार गॉड लेवल तक न पहुंच जाए। और गॉड बनने के बाद मॉर्टल वर्ल्ड की सारी पावर उसके लिए बस बेकार की धूल होगी। इसलिए लुओ ली को एम्पायर की हाईएस्ट अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं थी। असल में उसे हमेशा समझ नहीं आता था कि चेन रेन शुए अच्छी खासी मार्शियल सोल हॉल की सेंट बनकर क्यों नहीं बैठी। आखिर इतनी मेहनत करके थेंतो एम्पायर में अंडरकवर आने और प्रिंस बनने की क्या जरूरत थी। सीधे एंजल इनहेरिटेंस लेकर एंजल गॉड बनो और फिर आसानी से पूरे कॉन्टिनेंट को यूनाइट कर लो। मॉर्टल वर्ल्ड की सारी ताकत डिवाइन पावर के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन समझ नहीं आता था। इसका मतलब ये नहीं कि लुओ ली चेन रेन शुए को समझाने वाला था। उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। सबसे बड़ी बात, उसे अपनी नॉलेज एक्सपोज नहीं करनी थी कि उसे चेन रेन शुए की असली आइडेंटिटी पता है। चेन रेन शुए कोई बिना दिमाग वाली लड़की नहीं थी। उसे पता चलने के बाद वो क्या करेगी, लुओ ली बिल्कुल नहीं जानता था। और अगर इससे वर्शिप हॉल के लोग एक्शन में आ गए तो मामला बिगड़ सकता था। नॉर्मल टाइटल डुलुओ के सामने लुओ ली अपनी सोल डुलुओ कल्टीवेशन और सेम लेवल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर के दम पर डरता नहीं था। सुपर डुलुओ से भी उसे खास डर नहीं था। आखिर वो 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन के 100 डुलुओ से लड़ चुका था और दोनों की स्ट्रेंथ का अंदाजा उसे था। लेकिन अगर कियान डाओलियो खुद अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए हिडन थ्रेट हटाने आ गया तो बात अलग थी। और ये पूरी तरह पॉसिबल था। आखिर कियान डाओलियो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी तो उसकी इतनी अनरीजनेबल डिमांड पर भी उसने उसे थेंतो एम्पायर में अंडरकवर आने दिया था। ऐसा दादा इस तरह का काम कर दे तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से लिमिट डुलुओ और सुपर डुलुओ के बीच गैप सिर्फ थोड़ा नहीं था। दोनों पूरी तरह अलग लेवल्स थे। स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क था। अभी कंटिनेंट में लिमिट डुलुओ गिने चुने ही थे और लुओ ली उनमें से किसी से मिला भी नहीं था। इसलिए उसे नहीं पता था कि चियान डाओलियो के सामने उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी टिकेगी। लेकिन काफी चांस था कि वो हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए लुओ ली ऐसा रिस्क लेने वाला नहीं था। उसने बस चेन रेन शुए को अश्योरेंस दिया था ताकि ये लड़की आगे चलकर उसे बेवजह परेशान न करे। चेन रेन शुए कुछ नहीं बोली। उसकी खूबसूरत आंखें बस सामने बैठे लुओ ली पर टिकी थीं। वो लगातार उसके एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रही थी। सच कहें तो चेन रेन शुए को लुओ ली की बात पर भरोसा नहीं था। किसी भी इंसान के लिए पूरे एम्पायर की एब्सोल्यूट पावर एक बेहद बड़ा टेम्पटेशन होती है। ऊपर से लुओ ली एक जवान आदमी था, लेकिन उसने जितना भी ध्यान से देखा लुओ ली के चेहरे पर उसे कोई झूठ नहीं दिखा। वो काम एक्सप्रेशन जैसे साफ कह रहा था कि उसकी बात सच थी। उसे एम्पायर की पावर में सच में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2-3 साल बाद चेन रेन शुए के चेहरे पर राहत भरी स्माइल आ गई। दिल पर रखा बड़ा पत्थर आखिर उतर गया। उसकी एम्पायर टेक ओवर वाली पूरी प्लानिंग में उसे सबसे ज्यादा डर किससे था? अकेले बचे प्रिंस शे बैंग से नहीं, एम्परर शे ये से भी नहीं, प्रिंस शे शिन से भी नहीं, बल्कि लुओ ली से। पहले भी यही था। एम्पायर का वॉर गॉड और मिलिट्री का फर्स्ट मैन होने के कारण लुओ ली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ऊपर से उसने कभी किसी साइड को ओपनली सपोर्ट नहीं किया था। उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश भी कभी काम नहीं आई। यही बात चेन रेन शुए को सबसे ज्यादा अनईजी करती थी, क्योंकि लुओ ली एक अनस्टेबल फैक्टर था। वो कभी भी उसकी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर सकता था और ये ऐसी चीज थी जिसे चेन रेन शुए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। आखिर इस प्लान के लिए उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था, लेकिन दूसरी तरफ वो लुओ ली को जेन्युइनली अप्रिशिएट करती थी और उसके खिलाफ एक्शन लेना भी नहीं चाहती थी। अब लुओ ली किंग बन चुका था और प्रिंसेस शे के से एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। ये फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि अब लुओ ली सिर्फ इनडायरेक्टली थ्रोन कंपटीशन में इंटरफियर नहीं कर सकता था, बल्कि सीधे इस गेम का हिस्सा बन सकता था। यही चीज चेन रेन शुए को पूरी तरह बेचैन कर रही थी। उसे खुद भरोसा नहीं था कि वो लुओ ली के खिलाफ कंपटीशन जीत पाएगी। इसलिए उसने सीधा लुओ ली से सवाल कर दिया और जो जवाब मिला उससे चेन रेन शुए को आखिर राहत मिली। उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन लुओ ली ने उसे साफ महसूस करा दिया था कि उसे उस थ्रोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही वो उसकी प्लानिंग में दखल देने का इरादा रखता है। समझ गई, चेन रेन शुए ने धीरे से कहा। लुओ ली ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि चेन रेन शुए समझ चुकी है। बस शे के अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लुओ ली और उसके भाई आखिर किस बात की बात कर रहे हैं। उसकी आंखों में साफ इनोसेंट कंफ्यूजन था। बस उसे इतना महसूस हो रहा था कि लुओ भैया और उसके भाई के बीच का माहौल अचानक कुछ अलग हो गया है। एम्पायर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया। एम्पायर के वॉर गॉड व्हाइट क्लॉथ मार्कीस ने शानदार मिलिट्री अचीवमेंट्स के दम पर जमीन लेकर किंग का टाइटल हासिल किया और पूरे एम्पायर का अकेला यीसिंग किंग बन गया। प्रिंसेस शे के और किंग लुओ बचपन से एक दूसरे को जानते थे और दोनों की फीलिंग्स भी थीं। उसी दिन दोनों की एंगेजमेंट तय कर दी गई। एम्परर शे ये के पुश के बाद ये दोनों खबरें कुछ ही समय में तूफान की तरह पूरे एम्पायर में फैल गईं।
नोबल्स ने इसे देखकर बस साई किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में किंग बनना और प्रिंसेस से शादी तय होना, ये मॉर्टल वर्ल्ड की पावर का पीक था। जनता को ये सब बिल्कुल नेचुरल लगा। एम्पायर के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले व्हाइट क्लॉथ मार्किस का किंग बनना तो होना ही था। लेकिन लुओ ली की वो छोटी फैन गर्ल्स, रिच गर्ल्स और नोबल लेडीज पूरी रात सो नहीं पाई। जिस व्हाइट क्लॉथ मार्किस को चाहना भी इम्पॉसिबल था, आखिर उसे प्रिंसेस शेके ने अपने नाम कर लिया। लुओ ली को सीक्रेटली पसंद करने वाली तमाम लड़कियां दुखी हो गईं। रात भर करवटें बदलती रहीं। आखिर इससे पहले लुओ ली के साथ किसी लड़की का कोई कंफर्म्ड रिलेशनशिप नहीं था। सबको पता था कि उनका चांस प्रैक्टिकली जीरो है, लेकिन खुद को दिलासा देने के लिए कम से कम ये तो सोच सकती थी कि कोई दूसरी लड़की भी उसे हासिल नहीं कर पाई। अब वो आखिरी कंफर्ट भी खत्म हो गया था। वो दूर का सपना व्हाइट क्लॉथ मार्किस आखिर किसी और का फियांसे बन चुका था। उस रात पूरे थेंतो एम्पायर में जरूरत से ज्यादा लाइट्स जलती रहीं। लुओ ली की फैन गर्ल्स के दिल में शेके को लेकर जेलसी और एनवी दोनों थीं। गुस्सा था कि उसने सबके व्हाइट क्लॉथ मार्किस को छीन लिया, और जेलसी थी कि आखिर वो उसे अपना बना पाई। काश वो भी शेके बन पाती। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन में निंग फेंगजी और सॉट डुलुओ कमरे के बाहर खड़े थे। सामने बंद दरवाजे को देखते हुए दोनों के चेहरे पर हेल्पलेसनेस थी। जैसे ही छोटी डेवल निंग रोंगरोंग को पता चला कि शेके और लुओ ली की एंगेजमेंट हो गई है, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। खाना लेकर आने वाली मेड्स तक अंदर नहीं जा पा रही थीं। रोंगरोंग, बस एक लुओ ली ही तो है, नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि हमें उसी की जरूरत है। इतना गुस्सा मत करो, अपनी हेल्थ खराब कर लोगी। सॉट डुलुओ ने दर्द भरी आवाज में कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। कमरे के अंदर से हल्की, थोड़ी रूखी आवाज आई। निंग रोंगरोंग सफेद नरम बिस्तर पर बैठी थी। दोनों लंबी टांगें साथ में मोड़े थीं। हाथों से अपने पैरों को पकड़ रखा था और छोटा सा सिर घुटनों पर टिका था। उसके बर्फ जैसे सफेद चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ थे। चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था और उसकी पिंक आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। किसी को क्या पता कि जब उसे अपने पिता निंग फेंगजी से ये खबर मिली थी, तब उसके अंदर क्या तूफान उठा था। शेके की तरह ही आइडेंटिटी की वजह से निंग रोंगरोंग बचपन से ही 7 ग्रेट सोल मास्टर फैमिलीज में से एक लुओ फैमिली के लुओ ली को जानती थी। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा टैलेंटेड इस बड़े भाई के लिए उसके दिल में बहुत पहले से कुछ अलग फीलिंग्स थीं। शुरुआत में सब नॉर्मल था, एक छोटे बच्चे की अपने टैलेंटेड बड़े भाई के लिए एडमिरेशन। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और वो चीजें समझने लगी, निंग रोंगरोंग की फीलिंग्स भी धीरे धीरे बदलती गईं। निंग रोंगरोंग थोड़ी ज्यादा बोल्ड थी, इसलिए उसकी फीलिंग्स भी रोजमर्रा में ज्यादा साफ दिखती थीं। उसने सोचा था कि सही मौका देखकर एक दिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि अपनी फीलिंग्स बोलने से पहले ही उसके पिता निंग फेंगजी लुओ ली और शेके की एंगेजमेंट की खबर लेकर आ जाएंगे। लुओ ली ही चाहिए, मुझे बस लुओ ली ही चाहिए। निंग रोंगरोंग ने अपने लाल होठों को दांतों से कसकर दबाया, यहां तक कि हल्का खून भी निकल आया। उसने अपना छोटा सा सिर घुटनों में छिपा लिया और धीरे धीरे रोने लगी। बाहर खड़े सॉट डुलुओ और बाकी 2 टाइटल डुलुओ को भी सिरदर्द होने लगा। सच कहें तो वो लोग भी लुओ ली से काफी सेटिस्फाइड थे। उन्हें भी लगता था कि निंग रोंगरोंग के लिए लुओ ली बेस्ट चॉइस है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एम्परर शे ये ने उनसे पहले मूव कर दिया था। अब पूरे थेंटो एम्पायर को लुओ ली और शेके की शादी की खबर पता चल चुकी थी। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन भी कुछ नहीं कर सकता था। निंग फेंगजी, सब तुम्हारी गलती है। गू डुलुओ ने निंग फेंगजी को घूरा। दोनों पिता ही थे। फिर एम्परर शे ये की तरह तुमने भी समय रहते मूव क्यों नहीं किया? हाय। निंग फेंगजी ने हेल्पलेस होकर कड़वी स्माइल दी। उसे खुद भी बेहद अनफेयर लग रहा था। क्या वो इन सालों में निंग रोंगरोंग और लुओ ली को करीब लाने की कोशिश नहीं कर रहा था? ये मत समझो कि भाई, सच बताऊं तो क्या तुम्हें लगता है कि 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल क्लैन और लुओ परिवार की बढ़ती नजदीकी के पीछे कोई और वजह नहीं थी? निंग फेंगजी की नजर तो बहुत पहले ही लुओ ली जैसे जबरदस्त जीनियस पर पड़ चुकी थी। आखिर 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल क्लैन की नई पीढ़ी में टैलेंट की कमी थी और आने वाले समय में उन्हें एक जबरदस्त ताकत की जरूरत थी। लेकिन मजेदार बात देखो, शुरुआत में सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं 2 टाइटल डुलुओ ने किया था। तब बोलते थे कि रोंगरोंग की खुशी को फायदे नुकसान पर बेस नहीं करना चाहिए, और अभी रोंगरोंग छोटी है, जल्दी किस बात की? और अब उल्टा उसी के पिता को बोल रहे थे कि उन्होंने पहल क्यों नहीं की। निंग फेंगजी ने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिरकार चुप रह गया और लंबी सांस छोड़ दी। चलो, शायद उसकी किस्मत में ही हर बार दोष अपने सिर लेना लिखा है। थोड़ी देर बाद निंग फेंगजी ने बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए फिर कहा, रोंगरोंग, मुझे पता है तुम्हें लुओ ली पसंद है, लेकिन इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। निंग रोंगरोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसे वो पसंद करती है वही किसी दूसरी लड़की का मंगेतर बन गया हो तो भला उसे दुख कैसे नहीं होगा? निंग फेंगजी ने उसकी खामोशी की परवाह नहीं की और आगे बोला, लुओ ली और प्रिंसेस शेके की सगाई तय हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सारे मौके खत्म हो गए। रोंगरोंग, क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि अपनी इच्छा पूरी कैसे की जा सकती है? धड़ाम! कमरे का दरवाजा अचानक खुला और दोनों की नजरों के सामने एक छोटी सी आकृति आ खड़ी हुई। रोंगरोंग! सॉट डुलुओ और गू डुलुओ दोनों टाइटल डुलुओ के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनकी प्यारी छोटी मैजिक गर्ल आखिरकार दरवाजा खोलकर बाहर तो आई।
लेकिन निंग रोंगरोंग की नजरें सीधे अपने पिता निंग फेंगजी पर टिकी थीं। मैं चाहती हूँ। उसकी आवाज कमजोर और थोड़ी भारी थी, लेकिन उसमें गजब का पक्का इरादा था। निंग रोंगरोंग की इस प्रतिक्रिया से निंग फेंगजी को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने पहले से यही उम्मीद की थी। उसने हाथ बढ़ाकर रोंगरोंग के बिखरे गुलाबी बालों को हल्के से सहलाया और धीरे से बोला, लुओ ली भले ही प्रिंसेस शेके से सगाई कर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मौके खत्म हो गए। निंग फेंगजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो चुपचाप रोंगरोंग को देख रहा था। ये सुनते ही रोंगरोंग पहले तो ठिठकी, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। पापा, क्या आप मेरी शादी उससे छीनने में मदद करने वाले हो? ये सुनते ही निंग फेंगजी के चेहरे की मुस्कान जम गई। सच में? उसके घर की छोटी मैजिक गर्ल है। पहली सोच यही आई। बिल्कुल नहीं, निंग फेंगजी ने माथा रगड़ते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिंसेस शेके की शादी छीनना मतलब पूरे थेंतो एम्पायर के मुंह पर तमाचा मारना। यहाँ तक कि 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन भी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो फिर क्या? रोंगरोंग कंफ्यूज थी। अगर ऐसा नहीं है तो उसके पास मौका कैसे बचा? निंग फेंगजी बस मुस्कुरा दिया। प्रिंसेस शेके भले ही राजकुमारी है, लेकिन अब लुओ ली थेंदो एम्पायर का इकलौता अलग उपनाम वाला किंग है। कुछ नियम लुओ ली पर लागू ही नहीं होते। इतना सुनते ही स्मार्ट रोंगरोंग तुरंत समझ गई कि उसके पिता कहना क्या चाहते हैं। उसकी गुलाबी आंखों में फिर उम्मीद की चमक जल उठी। शेके ने बस एक कदम पहले उठा लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लुओ ली पर अकेली हक जमा सकती है। लुओ ली पहले इकलौता यूसिंग किंग है, उसके बाद प्रिंसेस का पति। इस बात से रोंगरोंग को जरा भी परेशानी नहीं हुई। आखिर 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन में पैदा होने के कारण वो ऐसी चीजों की आदी थी। उसकी माँ जैसी कई और भी थीं। समझ गई। रोंगरोंग ने अपनी छोटी सी गुलाबी मुट्ठी कस ली। सॉर्ड डुलुओ और गू डुलुओ एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। छोटी मैजिक गर्ल खुश रहे, बस यही काफी था। लेकिन सिर्फ रोंगरोंग ही नहीं, थेंतो कैपिटल की एक और औरत का मूड भी इस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैडम यू आज पहली बार यूएक्सवन नहीं गई थी। बालकनी वाले कमरे में सारे नौकरों को बाहर भेज दिया गया था। थांग युए हुआन अकेली बालकनी पर खड़ी थी। डूबती शाम नदी की तरह फैल रही थी। उसके पूरे शरीर पर हल्की उदासी की परत चढ़ी हुई थी। उसने खास तौर पर सिलवाया हुआ सिल्वर ग्रे सिल्क का चियोंगसम पहन रखा था। मुलायम कपड़ा उसकी पतली कमर और खूबसूरत कर्व्स को हल्के से उभार रहा था। कॉलर और आस्तीन पर जड़े चमकदार मोती ढलती रोशनी में धीमे धीमे चमक रहे थे, बिल्कुल उसकी आंखों में छिपी उन अनकही भावनाओं की तरह। उसका चेहरा अब भी बारीकी से तराशे हुए जेड जैसा खूबसूरत था। बस गोरी त्वचा के नीचे एक ऐसी थकान साफ नजर आ रही थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। लाल होंठ हल्के से सिकुड़े हुए थे, जैसे उनमें अनगिनत परेशानियां दबा रखी हों। बस एक लंबी आह बालकनी में गूंज उठी। थांग युए हुआन खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। यूएक्सवन के रईस परिवारों के बच्चे आजकल पूरे जोश से व्हाइट क्लॉथ मार्कीज लुओ ली और प्रिंसेस शेके की शादी पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातें एक एक चाकू की तरह उसके दिल में उतर रही थीं और उसे अंदर तक दर्द दे रही थीं। इसीलिए आज वह रोज की तरह यूएक्सवन में जाकर क्लास लेने नहीं गई। वह सीधे अपने छोटे से कमरे में लौट आई, सारी नौकरानियों को बाहर भेज दिया और अकेले बालकनी की रेलिंग से टिककर डूबते सूरज को देखती रही। दुखी थी। थांग युए हुआन जानती थी कि उसे ऐसी फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। किंग बने लुओ ली और प्रिंसेस शेके एक दूसरे के लिए बने हुए थे। उम्र लगभग बराबर, दोनों खूबसूरत और स्टेटस भी एकदम मैच। उसके मुकाबले वह खुद उस लड़के से न जाने कितने साल बड़ी थी। उसकी लंबी उंगलियां धीरे धीरे अपने उस चेहरे पर फिरने लगीं, जिसने उम्र के साथ अपनी खूबसूरती खोई नहीं थी, बल्कि उसमें एक मैच्योर और आकर्षक निखार आ गया था। लुओ ली स्लॉटर सिटी से लौटने के बाद कुछ समय यूएक्सवन में पढ़ने आया था। थांग युए हुआन के नोबल डोमेन की मदद से उसने अपने अंदर की बेकाबू किलिंग इंटेंट को कंट्रोल करना सीखा। वो वक्त सिर्फ 1 साल का था, लेकिन थांग युए हुआन के दिल में उसकी छाप बेहद गहरी छोड़ गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा शानदार स्टूडेंट नहीं देखा था। चेहरा जैसे किसी परी जैसा, आभा किसी संत की तरह, और एटिकेट पर भी उसकी अपनी अलग समझ थी। वो समय थांग युए हुआन के थेंतो कैपिटल वाले जीवन का शायद सबसे खूबसूरत दौर था। वह हर दिन उस लड़के को देख सकती थी, उसे चुपचाप खिंड बजाते हुए निहार सकती थी और कभी उसके चेहरे पर गिर आए बालों को हाथ से पीछे कर देती थी। थांग युए हुआन खुद भी नहीं जानती थी कि वो एहसास आखिर था क्या, या शायद वह जानबूझकर उसे समझना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर एक ही चीज थी, हीन भावना। थांग युए हुआन की नजरों में लुओ ली इतना परफेक्ट था कि उसकी बराबरी का कोई सवाल ही नहीं था। सिर्फ 17 साल की उम्र में टाइटल डुलुओ स्तर के बाद सेना का पहला आदमी, अपनी पीढ़ी के बाकी सभी जीनियसों से बहुत आगे निकल चुका, एक मॉन्स्टर लेवल टैलेंट। और वो पूरी जिंदगी अपनी कल्टीवेशन में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू न कर पाने वाली बेकार सोल मास्टर लुओ ली, और उसके बीच जमीन आसमान का फर्क था। ऊपर से वो उससे इतने साल बड़ी भी थी। इसीलिए थांग युए हुआन अपने दिल की उन भावनाओं को स्वीकार ही नहीं करना चाहती थी। उनके लुओ परिवार के युवा मास्टर लुओ ली अब अलग उपनाम वाला किंग बन चुका था, सफलतापूर्वक इस दुनिया की टॉप लेवल पावर में एंट्री कर चुका था और प्रिंसेस शेके से अपनी सगाई भी तय कर चुका था। इसका मतलब था कि लुओ परिवार फिर से एक नए पीक पर पहुंचने वाला था। पूरा लुओ परिवार गर्व से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उनके घर से सिर्फ 17 साल की उम्र में एक किंग निकला था।
अब सिर्फ एक लुओ ली की वजह से ही लुओ परिवार सातों बड़े सोल मास्टर परिवारों से ऊपर खड़ा होने की ताकत रखता था। लुओ मैनर में अपने जोशीले और फैन बन चुके परिवार वालों से निपटने के बाद लुओ ली आखिर मुख्य घर में लौट आया। ये देखकर उसके कई फैंस थोड़े डिसअपॉइंटेड जरूर हुए, लेकिन कोई पीछे नहीं आया। सब जानते थे कि अब युवा मास्टर को अपने माता पिता के साथ टाइम बिताना होगा। पापा, मम्मी, शाओलिंग, लुओ ली मुस्कुराते हुए तीनों को बुलाया। उसके चेहरे पर शायद ही कभी दिखने वाली गर्माहट थी, रोज वाली दूरी और ठंडापन बिल्कुल नहीं। लुओ ली का क्लासिक ऑर्फन वाला ओपनिंग नहीं था। उसके माता पिता दोनों जिंदा थे और एक प्यारी छोटी बहन भी थी। उसके पिता लुओ नान कोई ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट डैड नहीं थे। लुओ ली का उनसे रिश्ता काफी अच्छा था। माँ चूवान तो पानी जैसी सॉफ्ट और बेहद जेंटल थी। छोटी बहन लुओ लिंगेर भले ही उसकी जैसी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं रखती थी, लेकिन उसकी इन्नेट सोल पावर भी 7वें लेवल की थी, यानी एक छोटी जीनियस थी। अभी वह सिर्फ 8 साल की थी, फिर भी 10 से ज्यादा लेवल की 1 रिंग सोल मास्टर बन चुकी थी और जल्द ही 2 रिंग तक पहुंचने वाली थी। लुओ ली के पास आकर उसने अपनी छोटी सी बाहें फैला दी। लुओ ली नीचे बैठा और उसे गोद में उठाकर पास बैठ गया। तू भी ना। लुओ नान सामने बैठे अपने बेटे को देखकर काफी कॉम्प्लेक्स महसूस कर रहे थे। ये बेटा हमेशा उनका प्राइड रहा था। इतनी कम उम्र में ही ताकत में उन्हें पीछे छोड़ चुका था और अब एम्पायर का इकलौता अलग उपनाम वाला किंग बन चुका था, जिसकी पोजीशन पूरे लुओ परिवार से भी ऊपर थी। लुओ नान के मन में खुशी भी थी और थोड़ी उदासी भी। आखिर सिर्फ 17 साल में उनका बेटा हर मामले में पिता को पूरी तरह पीछे छोड़ चुका था। भाई, मुझे भी थोड़ी इज्जत चाहिए या नहीं? वहीं माँ चूवान इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। वह लुओ ली को देखकर मुस्कुराई। लुओ ली, तू और कोको की सगाई हो गई है, अब माँ को पोता कब देगा? उनकी सोच बहुत सिंपल थी। शेके को वह जानती थी और काफी पसंद भी करती थी। बहू के लिए एकदम सही लड़की थी। इस शादी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर उन्हें पोता या पोती कब मिलेगी? लुओ ली की गोद में बैठी लुओ लिंगेर ने भी अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और एक्साइटेड होकर पूछा, क्या लिंगेर अब बुआ बनने वाली है? यहाँ तक कि पिता लुओ नान ने भी चुपचाप अपनी नजरें लुओ ली की तरफ कर लीं। ये देखकर लुओ ली का चेहरा तुरंत जम गया। माँ, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो सगाई हुई है, बहुत टाइम है। 17 साल की उम्र में बाप बनने का उसका कोई प्लान नहीं था। भले ही डुलुओ कॉन्टिनेंट में ऐसी चीजें आम थीं, लेकिन लुओ ली से ये नहीं होने वाला था। आने वाले समय में वो अपनी लड़ाइयां कुछ समय के लिए रोकने वाला था। इस दौरान अब तक हासिल की गई लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा, साथ ही थोड़ा वक्त निकालकर अपने अंदर की रेस्टलेस किलिंग इंटेंट को शांत करेगा और अपने हाथ में मौजूद उस इनहेरिटेंस को एक बार फिर एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, जो अभी तक बिल्कुल साइलेंट था। उम्मीद थी कि इस बार कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। अपने शरीर में उस बिल्कुल सूखे तालाब जैसी पड़ी इनहेरिटेंस मार्क को महसूस करते हुए लुओ ली ने हल्की सांस छोड़ी। स्लॉटर सिटी से ये असुरा इनहेरिटेंस मार्क मिलने के बाद से ये चीज बिल्कुल मरी हुई पड़ी थी, जरा भी मूवमेंट नहीं। लुओ ली ने एक बार फिर सोल पावर चलाकर इनहेरिटेंस मार्क को स्टिमुलेट करने की कोशिश की। उसके पास फिलहाल दूसरा कोई तरीका भी नहीं था, बस यही कोशिश कर सकता था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसे लगा फिर पहले जैसा ही रिजल्ट होगा। लुओ ली सोल पावर वापस रोकने ही वाला था कि इतने समय से शांत पड़ा असुरा इनहेरिटेंस मार्क अचानक रिएक्ट कर उठा। गहरी लाल रोशनी उस मार्क के भीतर चमकी। लुओ ली के माथे पर एक छोटी तलवार का निशान हल्का हल्का उभरने और गायब होने लगा। ये लुओ ली एक पल के लिए जम गया, फिर उसके दिल में जबरदस्त खुशी उठी। आखिर असुरा इनहेरिटेंस मार्क में मूवमेंट तो आई। लुओ ली ने पहले ही सोच लिया था कि अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो टाइटल डुलुओ बनने के बाद फिर स्लॉटर सिटी जाएगा और असुरा डीमन सॉर्ड छीनकर ट्राई करेगा। उसे शक था कि असली वजह वही है। आखिर स्लॉटर किंग यानी टैंग चेन खुद असुरा गॉड की इनहेरिटेंस रखता था। ऐसे में उसके इनहेरिटेंस मार्क का रिएक्ट न करना शायद उसी वजह से था। 4 गॉड गिफ्टेड सोल रिंग्स, असुरा 9 ट्रायल्स, 5वां ट्रायल शुरू। 3 साल के अंदर टाइटल डुलुओ बनो। रिवॉर्ड असुरा एफिनिटी 15, एक गॉड गिफ्टेड सोल रिंग एज में 10,000 साल की बढ़ोतरी। आवाज खत्म होते ही गहरी लाल रोशनी ने लुओ ली के पूरे शरीर को ढक लिया। मून इक्लिप्स लाइफ स्वॉर्ड और सनलाइट लाइफ स्वॉर्ड, दोनों बिल्कुल अलग ऑरा वाली लंबी तलवारें उसके आसपास तैरने लगी। पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 काला। 8 सोल रिंग्स उसके चारों तरफ घूम रहे थे। जैसे ही लाल रोशनी लुओ ली के शरीर पर फैलती गई, इन 8 सोल रिंग्स के रंग भी बदलने लगे। 30,000 साल की सोल रिंग एज बढ़ने के साथ लुओ ली के पहले से ही लगभग 1 लाख साल तक पहुंच चुके 7वें और 8वें सोल रिंग्स गहरे काले से पूरी तरह खून जैसे लाल हो गए। बाकी सभी सोल रिंग्स एक साथ काले हो गए। काला, 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 लाल, लाल। 8 सोल रिंग्स अब उस तथाकथित बेस्ट सोल रिंग रेशियो से भी पूरी तरह बियॉन्ड लेवल पर थे। 6ठा सोल रिंग भी हल्का लाल पड़ने लगा था। पूरी तरह बदलने में बस एक कदम बाकी था।
सोल रिंग एज बढ़ने से ओवरऑल बूस्ट मिला और लुओ ली का ऑरा पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। इसके अलावा सनलाइट लाइफ सॉर्ड में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन मून इक्लिप्स लाइफ सॉर्ड पर बनी ब्लड रेड पैटर्न्स और ज्यादा चमकने लगी। लुओ ली महसूस कर सकता था कि मून इक्लिप्स लाइफ सॉर्ड की पावर बढ़ी है। लगता था असुरा गॉड इनहेरिटेंस की फाउंडेशन यही सॉर्ड थी, सनलाइट लाइफ सॉर्ड नहीं। हालांकि उसे डायरेक्ट सोल पावर इंक्रीज का रिवॉर्ड नहीं मिला, फिर भी लुओ ली डिसअपॉइंटेड नहीं था। आखिर मून इक्लिप्स लाइफ सॉर्ड की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करने वाली एबिलिटी के कारण सोल पावर बढ़ाना उसके लिए वैसे भी कोई मुश्किल काम नहीं था। असुरा इनहेरिटेंस मार्क में आए इस बदलाव से लुओ ली पहले ही काफी सेटिस्फाइड था। एक जैसी गॉड लेवल इनहेरिटेंस होने के बावजूद बीबी डोंग को शुरुआत से आखिर तक सिर्फ एक रक्षासा गॉड डोमेन के अलावा मिला ही क्या था। उसके मुकाबले असुरा गॉड सच में काफी जनरस था। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि असुरा इनहेरिटेंस मार्क ने आज ही अचानक रिएक्ट क्यों किया, लेकिन आखिर ये अच्छी बात थी। कम से कम अब लुओ ली को अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस था। आखिर हाथ में एक गॉड लेवल इनहेरिटेंस होना मतलब फ्यूचर में एक और ऑप्शन मौजूद होना। हालांकि लुओ ली का नजरिया अभी भी किसी दूसरे तरीके से ट्रांसेंड करने की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। दूसरी तरफ गॉड रियल्म में किलिंग आर्मर पहने असुरा गॉड ने अपना हाथ वापस खींच लिया। हाथ में चमक रही गहरी लाल रोशनी भी गायब हो गई। जब लुओ ली सोल किंग बनकर स्लॉटर सिटी गया था तभी उसे विरासत का निशान मिला था, फिर आज ही उसने आधिकारिक रूप से इसे एक्टिवेट क्यों किया? जाहिर है असुरा गॉड उसे भूल नहीं गया था, उसने बस कुछ साल तक ऑब्जर्व किया था। लुओ ली की मून एक्लिप्स लाइफ स्वॉर्ड में मौजूद शुद्ध कातिलाना इरादा असुरा गॉड की जरूरतों को पूरी तरह संतुष्ट करता था, लेकिन लाइफ फोर्स सोखने वाली उसकी एबिलिटी ने असुरा गॉड को झिझकने पर मजबूर जरूर किया। वो एबिलिटी किसी भी एंगल से थोड़ी अजीब लगती थी। असुरा गॉड संहार का देवता था, लेकिन शुद्ध संहार का। वो राक्षस गॉड जैसा विकृत वजूद नहीं था, इसीलिए उसने ज्यादा टाइम लेकर ऑब्जर्व करने का फैसला लिया। इन कुछ सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद असुरा गॉड ने आखिरकार फैसला ले लिया कि विरासत दी जा सकती है। इन सालों में मून एक्लिप्स लाइफ स्वॉर्ड की एबिलिटी की वजह से लुओ ली ने काफी संहार किया था, लेकिन ज्यादातर संहार युद्ध के मैदान पर हुए थे। उसने निर्दोष लोगों का कत्लेआम नहीं किया था। असुरा गॉड के लिए कत्ल कोई अनोखी चीज थी ही नहीं। जब तक दिमाग साफ रहे और कातिलाना इरादा खुद उसे कंट्रोल न करने लगे तब तक वो योग्य था, और लुओ ली साफ तौर पर इस शर्त को पूरा करता था। इसीलिए आज जब असुरा गॉड ने फिर महसूस किया कि लुओ ली विरासत के निशान को एक्टिवेट कर रहा है, उसने आखिरकार अपनी शक्ति नीचे भेज दी। जहां तक स्लॉटर सिटी में असुरा डिमन स्वॉर्ड पकड़े बैठे स्लॉटर किंग की बात थी, असुरा गॉड ने उसे बिना झिझक छोड़ दिया। भले ही उसके अंदर राक्षस का असर था, लेकिन नाकामी मतलब नाकामी। जिसने अपना शरीर एक दरिंदे के कब्जे में जाने दिया वो असुरा विरासत संभालने के लायक नहीं था। और असुरा डिमन स्वॉर्ड फ्यूचर का उत्तराधिकारी खुद जाकर वापस ले आएगा, वो भी परीक्षा का एक हिस्सा था। उधर झू झूचिंग भी आखिरकार सोतो सिटी पहुंच गई। स्टार लुओ रॉयल फैमिली से मिली जानकारी के मुताबिक उसका भागा हुआ सो कॉल्ड मंगेतर इसी सिटी की श्रेक एकेडमी में पढ़ रहा था। उस सफेद कपड़ों वाले अनुभव के बाद झू झूचिंग को अपने भागे हुए मंगेतर से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी ताकि आगे का फैसला ले सके। काले लिबास में झू झूचिंग के शरीर और चेहरे का कंट्रास्ट बेहद आकर्षक था। सोतो सिटी में कदम रखते ही कई लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। उसने माथे पर शिकन महसूस की, दिल में बस खींच थी। अचानक झू झूचिंग रुक गई। उसकी नजर एक जगह टिक गई। एक साधारण से होटल लॉबी के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई। एक लंबा सुनहरे बालों वाला लड़का एक साधारण से दिखने वाले लड़के से लड़ रहा था। झू झूचिंग की खूबसूरत आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। व्हाइट टाइगर मार्शल सोल, दो अलग रंगों वाली पुतलीज। कोई शक नहीं था, ये वही उसका भागा हुआ मंगेतर था। लगता था वो किसी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल वाले लड़के से भिड़ रहा था। झू झूचिंग चुपचाप साए में चली गई। पहले वो देखना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है। ब्लू सिल्वर बाइंड पैरासाइट। ब्लू सिल्वर ग्रास ने दाई मुबाई के पूरे शरीर को जकड़ लिया, लेकिन तीसरी सोल स्किल के असर की वजह से इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। कोई हैरानी की बात नहीं थी। ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल खुद ही काफी कमजोर था और व्हाइट टाइगर से तुलना करना मुश्किल था। ऊपर से साधना का अंतर भी था। वैसे भी ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी कमजोर मार्शल सोल को बाइंड एबिलिटी देना सच में एक बेवकूफाना विचार था। लेकिन दाई मुबाई भी कोई आराम से नहीं लड़ रहा था। उसके कपड़े कई जगह से फट चुके थे। व्हाइट टाइगर और ब्लू सिल्वर ग्रास के बीच इतना बड़ा फर्क था। ऊपर से 1000 साल की सोल रिंग भी मौजूद थी। ऐसी हालत सच में होनी ही नहीं चाहिए थी। बस यही कहा जा सकता था कि दाई मुबाई की लड़ने की काबिलियत सच में काफी खराब थी। दाई मुबाई ने खुद लड़ाई रोक दी। इसे देखकर तांगसान ने अपनी आस्तीन में तैयार
बाहर रखे गुप्त हथियार चुपचाप वापस रख लिए। वो सच में दाई मुबाई को मारना चाहता था। तांग सान के हिसाब से उनका कमरा छीनने की कोशिश ही दाई मुबाई को मौत की सजा देने के लिए काफी थी। लेकिन जब दाई मुबाई ने खुद पीछे हटना चुना तो तांग सान को आगे लड़ने की जरूरत नहीं लगी। ये उसकी दया नहीं थी। तांग सान हमेशा से दुश्मनी याद रखने वाला इंसान था। बस उसे लगा कि सामने वाला दाई मुबाई अच्छे कपड़े पहने हुए है और इतनी कम उम्र में सोल एल्डर लेवल पर है, शायद उसके पीछे कोई ताकतवर बैकग्राउंड हो। जब तक हालात मजबूर न करें, ऐसे आदमी से दुश्मनी न लेना ही बेहतर था। जुआनचियान ट्रेजर रिकॉर्ड में भी लिखा था, पहले कमजोर को दबाओ। अगर कोई ऐसा आदमी होता जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं दिखता और उसने तांग सान से उलझने की हिम्मत की होती तो तांग सान उसे आराम से खत्म कर देता। दाई मुबाई ने श्रेक अकेडमी में तांग सान और उसके साथी को धमकी देने के बाद 2 भड़कीले कपड़े पहनी जुड़वां लड़कियों को साथ लिया और चला गया। थोड़ी दूर खड़ी झू झूचिंग ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसके गोरे चेहरे पर भाव पूरी तरह ठंडे थे, काली आंखों में सिर्फ निराशा थी। अभी जो उसने देखा उससे उसका अपने इस तथाकथित मंगेतर के लिए आखिरी भरोसा भी खत्म हो गया। जुड़वां लड़कियों को लेकर जाते दाई मुबाई का छिछोरा अंदाज उसकी आंखों में बेहद चुभ रहा था। असल में झू झूचिंग को इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर दाई मुबाई की कितनी औरतें हैं। स्टार लुओ झू फैमिली में पली लड़की के लिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन दाई मुबाई के रवैये ने उसे निराश कर दिया। आखिर दोनों की पहचान साधारण नहीं थी। उनके ऊपर स्टार लुओ साम्राज्य का वो क्रूर वजूद का नियम हमेशा मौत की तरह मंडरा रहा था। लेकिन दाई मुबाई तो जैसे पूरी तरह हार मान चुका था। उसने खुद को शराब और औरतों में डुबो दिया था और उसकी घटिया लड़ने की काबिलियत भी अभी साफ दिख गई थी। एक ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल वाले 2 रिंग सोल मास्टर ने उसे इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया था। ये सिर्फ खुद के प्रति गैर जिम्मेदार होना नहीं था, ये अपनी मंगेतर की भी पूरी तरह परवाह न करने का सबूत था। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने तब किया था जब वो अकेला स्टार लुओ से भाग आया था। समय आने पर दोनों की किस्मत तय हो जाएगी। अचानक झू झूचिंग की आंखों के सामने फिर वही सफेद कपड़ों वाली आकृति उभर आई। तीखे नैन नक्श, शानदार औरा, किसी अमर जीव जैसा नौजवान जिसके हाथ में एक बड़ी सेना थी। बस कलाई की हल्की सी हलचल और वो कातिल जिसने उसे मौत के जाल में धकेल दिया था वहीं खत्म। वो सफेद कपड़ों वाला नौजवान दाई मुबाई की तुलना में और भी ज्यादा चमकदार लग रहा था। अगर उसका मंगेतर लुओ ली होता तो क्या हालात ऐसे होते? जवाब बिल्कुल साफ था, लेकिन उसका मंगेतर था ये खुद को तबाह करने वाला, औरतों और अय्याशी में डूबा हुआ दाई मुबाई, न कि वो युवा राजा जो लुओ ली की तरह निडर था और किसी दिव्य वजूद जैसा लगता था। झू झूचिंग ने हल्की सांस ली, उसका सीना धीरे से उठा। अब उसने अपना फैसला कर लिया था। वो दाई मुबाई जैसे तथाकथित मंगेतर से अब कोई उम्मीद नहीं रखेगी और उसकी तरह खुद को भी तबाह नहीं करेगी। वो उस बदकिस्मत किस्मत के खिलाफ लड़ती रहेगी, चाहे आखिर में उसका अंजाम कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। जहां तक सोतो सिटी की बात थी, उसका मकसद अब पूरी तरह साफ हो चुका था। अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। झू झूचिंग ने शहर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। डूबते सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी उस लड़की की अकेली परछाई पर पड़ रही थी और उसकी छाया लगातार लंबी होती जा रही थी। आगे का रास्ता लंबा था और रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब हर कदम उसे खुद ही उठाना था। उधर जुड़वां लड़कियों के साथ जा रहे दाई मुबाई को अचानक दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस सिर हिलाया और अपनी नजर फिर बगल में चल रही जुड़वां लड़कियों पर डाल दी। चेहरे पर वही हवस भरी मुस्कान थी। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी मंगेतर यहाँ आई थी और आखिर में उसे देखकर पूरी तरह निराश होकर चली गई। ताइजी दियानशा! सामने मुस्कुराती हुई छियान रेनशुए को देखकर लुओ ली को फिर सिरदर्द होने लगा। उस दिन जाते वक्त दोनों के बीच सब कुछ साफ हो जाने के बाद छियान रेनशुए की उसके प्रति दुश्मनी काफी कम हो गई थी। ये अच्छी बात थी। कम से कम अब उसे हर वक्त ये डर नहीं रहता था कि कहीं अचानक हाथ में एंजल स्वॉर्ड लिए कोई लिमिट डॉलुओ आकर उसकी जान लेने न पहुंच जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कहना गलत नहीं होगा कि सेवन ट्रेजर, ग्लास क्लैन और लो परिवार की बढ़ती पार्टनरशिप के पीछे सिर्फ यही वजह नहीं थी। निंग फेंगजी की नजर तो बहुत पहले ही लुओ ली जैसे बेमिसाल टैलेंट पर पड़ चुकी थी। आखिर अभी सेवन ट्रेजर, ग्लास क्लैन में टैलेंट की कमी थी और आगे उन्हें एक ऐसे पावर हाउस की सख्त जरूरत थी जो पूरे क्लैन को संभाल सके। लेकिन मजे की बात यह थी कि शुरुआत में सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं 2 टाइटल डॉलुओं ने किया था। तब बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे कि रोंगरोंग की खुशी को फायदे नुकसान से नहीं जोड़ना चाहिए, रोंगरोंग अभी छोटी है, इतनी जल्दी क्या है वगैरह। और अब वही दोनों उल्टा उसे ही ताने मार रहे थे कि तू बाप होकर थोड़ा एक्टिव क्यों नहीं था। निंग फेंगजी ने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिर बोल नहीं पाया। अंत में बस एक लंबी सांस छोड़कर रह गया। चलो, शायद उसकी किस्मत में ही दूसरों का इल्जाम अपने सिर लेना लिखा है। थोड़ा रुककर निंग फेंगजी ने सामने बंद दरवाजे को देखा और फिर बोला, रोंगरोंग, मुझे पता है कि तू लुओ ली को पसंद करती है, लेकिन इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। निंग रोंगरोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसे वो चाहती थी वही किसी और लड़की का मंगेतर बन गया था। वो भला दुखी कैसे नहीं होती। निंग फेंगजी ने भी उसकी चुप्पी की परवाह नहीं की
और आगे बोला, लुओ ली और स्नोके की सगाई हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरे पास अब कोई मौका नहीं बचा। रॉन्ग रॉन्ग, क्या तू जानना नहीं चाहती कि अपनी इच्छा पूरी कैसे की जाती है? धड़ाम, कमरे का दरवाजा अचानक खुला और दोनों की नजरों के सामने एक छोटी सी आकृति आ गई। रॉन्ग रॉन्ग, जियान और गू, दो टाइटल डॉ लुओ, खुशी से चौंक उठे। उनकी प्यारी छोटी डायन आखिरकार बाहर आने को तैयार तो हुई, लेकिन निंग रॉन्ग रॉन्ग बस अपने पिता निंग फेंगजी को घूरती रही। मैं चाहती हूँ। उसकी आवाज कमजोर और थोड़ी भारी थी, लेकिन उसमें गजब का पक्का इरादा था। निंग फेंगजी को रॉन्ग रॉन्ग की ये प्रतिक्रिया देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। उसने हाथ बढ़ाकर रोंग रोंग के थोड़े बिखरे गुलाबी बालों को हल्के से सहलाया और धीरे से बोला, लुओ ली भले ही स्नोके से सगाई कर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोंग रोंग, तेरा मौका खत्म हो गया। निंग फेंगजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह चुपचाप रोंग रोंग को देखता रहा। ये सुनते ही रोंग रोंग पहले तो ठिठकी, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। पापा, क्या आप मेरी शादी छीनने में मदद करने वाले हो? ये सुनते ही निंग फेंगजी के चेहरे की मुस्कान जम गई। सच में उसके घर की छोटी डायन ही है। पहली सोच ही यही आई। बिल्कुल नहीं। निंग फेंगजी ने माथा रगड़ा। ये कैसे हो सकता है? स्नोके की शादी छीनना मतलब पूरे हेवन डॉ रॉयल फैमिली के मुंह पर तमाचा मारना। चाहे सेवन ट्रेजर ग्लास क्लैन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो फिर क्या? निंग रोंग रोंग उलझ गई। अगर ऐसा नहीं है तो उसके पास मौका आखिर बचा कैसे? निंग फेंगजी बस मुस्कुराया। स्नो के भले ही राजकुमारी है, लेकिन अब लुओ ली भी हेवन डॉ साम्राज्य का इकलौता गैर शाही राजा है। कुछ नियम उसके ऊपर वैसे लागू ही नहीं होते। ये सुनते ही स्मार्ट रोंग रोंग तुरंत पिता की बात समझ गई। उसकी गुलाबी आंखों में फिर उम्मीद की चमक जल उठी। स्नोके ने बस एक कदम पहले उठा लिया है। इसका मतलब ये थोड़े ही है कि वो लुओ ली को अकेले अपना बना सकती है। लुओ ली पहले इकलौता राजा है, उसके बाद राजकुमारी का पति। इस बात से रोंग रोंग को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर सेवन ट्रेजर ग्लास क्लैन में पैदा होने के कारण वो ऐसी चीजों की आदी थी। उसकी अपनी सौतेली माँ भी एक से ज्यादा थी। मैं समझ गई। निंग रोंग रोंग ने अपनी छोटी सी मुट्ठी कस ली। जियान और गुडॉ लुओ ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। छोटी डायन खुश है, बस यही काफी है। सिर्फ निंग रोंग रोंग ही नहीं, हेवन डॉ इंपीरियल सिटी की एक खास मैडम का मूड भी इस वक्त कुछ खास अच्छा नहीं था। यू मैडम आज असामान्य रूप से मून पैविलियन नहीं आई थी। ऊपरी मंजिल पर सारे नौकरों को बाहर भेज दिया गया था। तांग युए हुआ बालकनी पर खड़ी थी। शाम का धुंधला रंग नदी की तरह फैलकर उसकी परछाई पर एक उदास सी परत चढ़ा रहा था। उसने सिल्वर ग्रे सिल्क की चीपाओ पहन रखी थी, जिसे खास तौर पर चुना गया था। चिकनी सिल्क उसकी पतली कमर की खूबसूरती को उभार रही थी। गले और आस्तीन के किनारों पर चमकते मोती जड़े थे, जो ढलती रोशनी में धीरे धीरे चमक रहे थे, बिल्कुल उसकी आंखों की गहराई में छिपे उन अनकहे जज्बातों की तरह। उसका चेहरा अब भी बारीकी से तराशी गई जेड की तरह खूबसूरत था। बस उस नर्म त्वचा के पीछे एक ऐसी थकान साफ झलक रही थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। लाल होंठ हल्के से सिकुड़े हुए थे, जैसे उनमें अनगिनत परेशानियां दबी हों। बस एक लंबी सांस ने पूरे कमरे की खामोशी तोड़ी। तांग युए हुआ खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। मून पैविलियन के नोबल्स इन दिनों सफेद कपड़ों वाले मार्क्विस लुओ ली और राजकुमारी स्नोके की शादी को लेकर जमकर चर्चा कर रहे थे। उनकी हर बात उसे ऐसी लग रही थी जैसे एक एक चाकू उसके दिल में घुस रहा हो, जिससे उसके अंदर बेवजह दर्द उठने लगता। इसीलिए आज वो रोज की तरह मून पैविलियन में नोबल्स को पढ़ाने नहीं गई, बल्कि अपने छोटे से टावर में लौट आई। सारी नौकरानियों को बाहर भेजकर अकेली बालकनी की रेलिंग से टिक गई और डूबते सूरज को देखती रही। दुखी होना, तांग युए हुआ जानती थी कि उसे ऐसी फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। डबल पोल किंग बने लुओ ली और राजकुमारी स्नो के सच में एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, दोनों खूबसूरत थे और उनकी पहचान भी एक दूसरे के बराबर थी। उसके मुकाबले वो खुद उस लड़के से न जाने कितनी बड़ी थी। उसकी लंबी उंगलियां धीरे धीरे अपने उस खूबसूरत चेहरे पर फिर गईं, जिसकी खूबसूरती वक्त के साथ कम नहीं हुई थी, बल्कि उसमें एक मैच्योर और आकर्षक चार्म और जुड़ गया था। किलिंग कैपिटल से लौटने के बाद लुओ ली कुछ समय मून पैविलियन में पढ़ने आया था।